हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इन शॉर्ट HTML। दुनिया का कोई भी वेबसाइट बिना HTML के नहीं बना। इसलिए अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले HTML सीखना होगा। तो क्या है HTML? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके हेल्प से पेजेस बनाए जाते हैं, मगर ये पेज खास तरह के पेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेब पेज। जब आप एक PDF डॉक्यूमेंट या किसी डॉक फाइल को खोलते हैं तो आपको क्या नजर आता है? बस प्लेन टेक्स्ट। लेकिन उसी जगह अगर आप एक वेब पेज को खोलते हैं तो वहां आपको प्लेन टेक्स्ट के साथ साथ नजर आता है इमेज, लिंक्स, बटन्स, फॉर्म्स। तो इस तरह का इंटरैक्टिव पेज बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है HTML का। लेकिन इन वेब पेजेस को बनाने का तरीका कन्वेंशनल पेजेस को बनाने के तरीके से थोड़ा अलग होता है। जब हम एक वेब पेज बनाते हैं तो हम प्लेन टेक्स्ट को ही अलग अलग HTML एलिमेंट्स के द्वारा मार्कअप करते हैं, जिससे कि हमारा वेब ब्राउजर या सर्च इंजन ये समझ पाए कि हमारे टेक्स्ट का कौन सा हिस्सा हेडिंग है, कौन सा हिस्सा पैराग्राफ है, या हमारे पेज का कौन सा एलिमेंट एक लिंक है, या एक इमेज है, या एक फॉर्म है। जब आप ये समझ जाते हैं कि HTML बस पेज के अलग अलग हिस्सों को मार्कअप करने का ही तरीका है, तो आपके लिए HTML सीखना आसान हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी सिखाने वाला हूँ उससे रिलेटेड सारे नोट्स मैं आपको फ्री में नोशन टेम्पलेट के रूप में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस नोशन टेम्पलेट में नोट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ इसमें होगा क्विज, जिसके सवालों का आंसर आप खुद से करने की कोशिश करें ताकि आप ये परख पाएँ कि मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ उसमें से कितना आप खुद ले पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। उसके बाद इसी टेम्पलेट में आपको मिलेंगे HTML के कोडिंग चैलेंजेस। जब आप इन कोडिंग चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे, फिर चाहे वो आप खुद से करें या वीडियो में दिखाए गए सॉल्यूशन को फॉलो करके करें, तो आप सही से समझ पा रहे होंगे कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके कैसे आप एक वेब पेज बना सकते हैं खुद से। तो इस नोशन टेम्पलेट को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि नोशन क्या होता है, तो नोशन एक एडवांस्ड नोट टेकिंग ऐप होता है जो बिल्कुल फ्री है। आप चाहें तो इसका वेब वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका नेटिव ऐप विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप मैंने जो नोशन टेम्पलेट आपको दिया है उसे डुप्लिकेट करके अपने पर्सनल कंप्यूटर में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, चलिए शुरू करते हैं HTML सीखना। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा, तो मैं अपने डेस्कटॉप में एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम मैं दूँगा HTML कोर्स। आप अपने फ़ोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस फ़ोल्डर को हम ओपन कर लेंगे और राइट क्लिक करके ये जो ऑप्शन है ओपन विथ कोड, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये फ़ोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। अगर आपने VS कोड इंस्टॉल करके नहीं रखा है अपने पीसी में, तो आप इसे गूगल में सर्च करिए VS कोड और उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। तब फिर आपको ये ऑप्शन नज़र आने लगेगा, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो। VS कोड के ओपन होने के बाद हमें इस जगह पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हमारा एक्सप्लोरर खुल जाएगा। मेरा एक्सप्लोरर ऑलरेडी खुला हुआ है और यहाँ मुझे अपने फ़ोल्डर का नाम HTML कोर्स नज़र आ रहा है। ये जो एरिया है, इस एरिया में हमें HTML कोर्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर जो भी फ़ाइल और फ़ोल्डर्स होंगे वो नज़र आने चाहिए। क्योंकि अभी हमारा फ़ोल्डर ब्लैंक है, इसलिए यहाँ कोई भी फ़ाइल नहीं नज़र आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक HTML फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने नए फ़ाइल का नाम देंगे index.html। अब इस फ़ाइल का नाम हमने index.html ही क्यों दिया, इसके पीछे एक वजह है। किसी भी वेबसाइट में ढेर सारे वेब पेजेस होते हैं, लेकिन उन सभी पेजेस में एक पेज खास होता है जो कि होता है हमारे वेबसाइट का होम पेज। अब होम पेज क्या होता है? जब भी किसी वेबसाइट को हम खोलते हैं तो पहली बार जो पेज हमें नजर आता है वो होता है हमारा होम पेज, और होम पेज का नाम हमें इंडेक्स रखना होता है। और .html जो है वो हमारे फाइल का एक्सटेंशन है जो ये बता रहा है कि हमारा जो फाइल है वो उसका टाइप HTML है। अब अगर इस फाइल नेम पे हम क्लिक करें तो हमें अपना फाइल खुला हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं एक छोटे से चैलेंज से। हमारा चैलेंज ये है कि हमें एक बहुत ही सिंपल सा वेब पेज बनाना है जिसमें मात्र एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ में केवल 2 शब्द होंगे, वो होगा हेलो वर्ल्ड। तो चलिए हम ये समझते हैं कि हम इस चैलेंज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें किसी वेब पेज में एक एलिमेंट ऐड करना होता है, जैसे कि कोई पैराग्राफ या फिर कोई हेडिंग या लिंक, तो हमें HTML टैग्स का इस्तेमाल करना होता है। तो अब बात आता है कि HTML टैग क्या होता है। इस बात को समझने के लिए मैं कपड़ों का एग्जांपल दूंगा। जब भी आप एक कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहां आपको सभी कपड़े में एक टैग लगा हुआ मिलता है। उस टैग में उस कपड़े का इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि उस कपड़े का दाम कितना है, उसका साइज क्या है। तो जिस तरह से कपड़ों का टैग कपड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, उसी तरह से HTML टैग भी हमारे वेब ब्राउजर और सर्च इंजन को HTML एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब कपड़ों का टैग तो एक छोटा सा कार्ड होता है जो ही कपड़ों के साथ अटैच होता है। तो फिर ये HTML टैग कैसा होता है देखने में? HTML टैग एंगल ब्रैकेट और कुछ खास कीवर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि
किसी वेब पेज में एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए पी टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर पी लिखने से बनता है। उसी तरह से जब हम एंगल ब्रैकेट के अंदर एक खास कीवर्ड H1 लिखते हैं तो हमें मिलता है एक हेडिंग टैग, जो कि एक वेब पेज में हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी हमारे चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम अपने पेज में एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, तो हम पी टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब कपड़ों के जो टैग होते हैं वो तो एक सिंगल कार्ड होते हैं, लेकिन HTML टैग्स जनरली पेयर में आते हैं, और ये पेयर बनता है एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग दोनों को मिला करके। जिस तरह से एक सैंडविच में ऊपर एक ब्रेड होता है, नीचे एक ब्रेड होता है और बीच में हमारा कंटेंट भरा हुआ होता है दोनों ब्रेड के बीच में, बिल्कुल उसी तरह से HTML में पहले ओपनिंग टैग होता है, लास्ट में एक क्लोजिंग टैग होता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट सैंडविच की तरह बीच में भरा जाता है। तो चलिए मैं अपने पैराग्राफ को लिखने के लिए एक पी टैग क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक एंगल ब्रैकेट दूंगा और फिर मैं लिखूंगा पी, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा, और अब मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड और फिर से मैं एक एंगल ब्रैकेट दूंगा, पर इस बार मैं एक फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखूंगा पी और फिर मैं एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। और इस तरह से हमारा बन जाता है पैराग्राफ एलिमेंट, जिसमें ये हिस्सा है ओपनिंग टैग, ये हिस्सा है क्लोजिंग टैग और बीच में ये हिस्सा है हमारा कंटेंट। तो चलिए इसे सेव कर देते हैं। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं इस फाइल को अपने वेब ब्राउजर में खोलूँ तो मुझे ये टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड नजर आना चाहिए, क्योंकि मैंने पी टैग के जरिए इस हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को एक पैराग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और ये index.html नाम का जो फाइल है इसे हम अपने वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे। सिंपली मैं इस फाइल को ड्रैग करके वेब ब्राउजर में ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए हमें हमारे लाइफ का पहला वेब पेज मिल जाता है और यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसे जब आप खोलेंगे तो यहाँ भी आपको टैग और एलिमेंट का एनाटॉमी समझने के लिए एक अच्छा सा फिगर मिल जाएगा। यहाँ आपको ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है ये है ओपनिंग टैग, और ये वाला हिस्सा है ये क्लोजिंग टैग, और बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ हमें मिल रहा है ये है हमारा कॉन्टेंट। और इन सब को जब हम मिला लेते हैं तो कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं एलिमेंट। तो अब तक हमने समझा कि एक वेब पेज में एक पैराग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे हम सीखते हैं कि एक वेब पेज में हम किसी हेडिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिलता है H1 टैग, और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे उसे हमारा वेब ब्राउजर एक हेडिंग की तरह ट्रीट करेगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड के नीचे हमें अपना हेडिंग लिखा हुआ मिल जाता है। अब क्योंकि मैंने वेब ब्राउजर को जूम इन करके रखा है इसलिए ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। अगर मैं 100% पे इसे रीसेट कर दूँ तो ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। अब हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल H1 टैग ही हमारे पास नहीं है, बल्कि अगर H1 के ऊपर हम कर्सर को थोड़ी देर रखें तो VS कोड हमें एक सजेशन दे रहा है MDN रेफरेंस को देखने का। तो यदि आप इस पे क्लिक करें या गूगल में जा करके आप HTML MDN रेफरेंस सर्च करें तो भी आपको ये पेज नजर आएगा। यहाँ हमें हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 तरह के टैग्स मिलते हैं, H1, H2, H3, H4, 5 एंड 6। H1 हेडिंग जो होता है वो टॉप लेवल का हेडिंग होता है, H2 सेकंड लेवल का हेडिंग होता है, H3 थर्ड लेवल का, एंड सो ऑन। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना सारा टैग क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक वेब पेज बनाते हैं तो उस वेब पेज के कई सेक्शंस होते हैं। एक मेन सेक्शन होता है, उसके बाद एक सब सेक्शन होता है, उस सब सेक्शन के अंदर एक और नेस्टेड सेक्शन हो सकता है। उन सभी सेक्शन का हेडिंग अगर आपको देना हो और सभी को आप H1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका वेब ब्राउजर तो ये समझ सकता है कि चलो ये सभी हेडिंग है, लेकिन एक सर्च इंजन ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सा हेडिंग का प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन सा हेडिंग का प्रायोरिटी कम है। एक हायरार्की क्रिएट करने के लिए ही H1 से लेके H6 तक के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। H1 में हमें टॉप लेवल का हेडिंग देना होता है, H2 में उससे कम प्रोमिनेंट हेडिंग जो है उसे हम देते हैं, H3 में हम उससे भी कम प्रोमिनेंट हेडिंग को लिखते हैं, एंड सो ऑन। वैसे आइडियली देखें तो कहा जाता है कि एक वेबसाइट में हमें केवल एक H1 हेडिंग का यूज करना चाहिए, जो कि ये इंडिकेट करे कि हमारा वेबसाइट क्या करता है, जिससे कि सर्च इंजन ये समझ पाए कि बेसिकली हमारा वेबसाइट किस बारे में है, किस चीज के लिए बना है। तो चलिए एक एक करके इन सभी हेडिंग्स को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं लिखूं H2 और अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूं दिस इज, और उसके बाद मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। अब अगर मैं अपने वेब पेज को सेव करूं और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करूं तो ये हमें अपना H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन ये सब हमें देखने को मिलता है। ये सब देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम अपने वेब पेज में एक इमेज को कैसे शो कर सकते हैं। तो इमेज शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए इमेज। तो आप pexels.com में जा सकते हैं और वहां से
इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड कर रखा है, तो मैं अपने डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। ये रहा मेरा डाउनलोडेड इमेज। अभी ये ध्यान दीजिए कि इस इमेज का रेज़ोल्यूशन काफ़ी लो है। आप भी लो रेज़ोल्यूशन का इमेज यूज़ करें, ताकि आपका इमेज जो है वेब पेज में बहुत बड़ा ना दिखे। इस इमेज को हम कर लेंगे कॉपी और इसे हम पेस्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में। मतलब जिस फ़ोल्डर में हमारा index.html सेव्ड है उस जगह पे, और इसे पेस्ट करने के बाद हम इस फ़ाइल को रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा है, तो ये नाम हमें टाइप करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा-सा नाम इसका दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो इस इमेज का मैं नाम दे रहा हूँ computer.jpg। अब इस इमेज को अपने वेब पेज में शो करने के लिए हमें जिस एचटीएमएल एलिमेंट का यूज़ करना होगा, वो है IMG एलिमेंट। ये IMG एलिमेंट थोड़ा अलग तरह का एलिमेंट है, क्योंकि इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। केवल एक ओपनिंग टैग होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं वॉइड एलिमेंट्स। तो आईएमजी एलिमेंट एक वॉइड एलिमेंट है। अपने वेब पेज में अगर हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखें आईएमजी, तो ये बन गया मेरा इमेज एलिमेंट। अब केवल इतना ही लिख देने से हमारा इमेज वेब पेज में शो नहीं होने लगेगा, क्योंकि अब तक हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि हमारा इमेज जो है उसका सोर्स क्या है, कौन से इमेज को हम शो करना चाहते हैं। तो अपने टैग को ये बताने के लिए हमें एट्रीब्यूट का सहारा लेना पड़ेगा। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल टैग से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारे इमेज का सोर्स क्या है। तो हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर IMG कीवर्ड के बाद एक स्पेस देंगे और फिर हम लिखेंगे SRC। अब SRC इज शॉर्ट फॉर सोर्स, और SRC कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इमेज टैग में इमेज के सोर्स को डिफाइन करने के लिए। तो SRC के बाद हम एक इक्वल टू देंगे और डबल कोट्स के अंदर हम अपने इमेज का पाथ देंगे, जिस इमेज को हम शो करना चाहते हैं अपने वेब पेज में। क्योंकि हमारा इमेज सेम फोल्डर में ही है, जिस फोल्डर में HTML फाइल है उसी फोल्डर में है, तो हम सिंपली उस इमेज का फाइल नेम दे देंगे। तो मैं लिखूंगा कंप्यूटर और उसके बाद डॉट के बाद मैं अपने इमेज फाइल का एक्सटेंशन दे दूंगा। तो मैं लिखूंगा JPG और फिर हम इसे सेव कर लेंगे। अब अगर अपने वेब पेज पर आकर हम इसे रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज जो है वेब पेज में शो हो रहा है। अब IMG टैग में हम एक और खास एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, वो है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? हमारे इमेज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ये इमेज है इसमें एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इमेज ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो आप पूछ सकते हैं अब इस ऑल्ट एट्रीब्यूट का मकसद क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा इमेज पेज में लोड नहीं हो पाता है। इसके कई वजह हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपका लिंक ब्रोकन हो, या फिर जिस वेब सर्वर के द्वारा इस इमेज को सर्व किया जा रहा है वो सर्वर डाउन है। तो ऐसे केस में हमारा इमेज लोड नहीं होगा, और जब इमेज नहीं लोड होगा तो इस इमेज के बदले में ऑल्ट टेक्स्ट को वेब पेज पर दिखाया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अपने इमेज का स्पेलिंग रॉन्ग कर दूं, जैसे मान लेते हैं अगर मैं एक और सी यहाँ ऐड कर दूं, तो ये मेरे इमेज फाइल का सही नाम नहीं है। अब मैं अगर HTML फाइल को सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रोकन इमेज का आइकन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ जो टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है वो हमारा ऑल्ट टेक्स्ट है, इमेज ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ऑल्ट टेक्स्ट का पहला तो ये फायदा है कि यदि इमेज ना लोड हो पाए पेज में, तो ऑल्ट टेक्स्ट नजर आएगा। दूसरा ये कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं, अगर वो आपके वेब पेज को ब्राउज़ कर रहे हैं, तो आपके इमेज को वो देख तो नहीं सकते हैं। तो उनका जो स्क्रीन रीडर है, उन्हें ऑल्ट टेक्स्ट को रीड करके बताएगा कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये एसईओ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ऑल्ट टेक्स्ट के ज़रिए हम अपने इमेज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो एक सर्च इंजन को ये आइडिया लगाने में आसान हो जाता है कि इमेज जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इन तीनों वजहों से आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना चाहिए इमेज टैग में हमेशा। तो अब मैं वापस से अपने इस इमेज फाइल का फाइल नेम सही कर देता हूँ और पेज को मैं रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ एक और बात आपको जान लेना चाहिए कि आप एसआरसी एट्रीब्यूट में ये जो इमेज का यूआरएल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कितने टाइप का यूआरएल आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली 3 टाइप के यूआरएल आप यूज़ करेंगे। या तो आप यहाँ एब्सोल्यूट यूआरएल देंगे, या तो डॉक्यूमेंट रिलेटिव यूआरएल देंगे, या तो बेस रिलेटिव यूआरएल देंगे। तो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है जब हम एक इमेज का एक फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक इमेज चाहिए जिसका कि एक कंप्लीट यूआरएल हमारे पास हो। तो इसके लिए अगर हम गूगल में प्लेस होल्ड लिख करके सर्च करें, तो ये वेबसाइट placehold.co जो है, यहाँ हमको कुछ प्लेस होल्डर इमेज मिल जाते हैं, जिसका लिंक हमें यहाँ नीचे दिख रहा है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और अपने वेब पेज में एक और इमेज को हम ऐड करते हैं, जो कि एक प्लेस होल्डर इमेज होगा। तो यहाँ मैं एक और इमेज टैग क्रिएट कर रहा हूँ, और एसआरसी एट्रीब्यूट में मैं उस लिंक को पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी ये जो मेरा यूआरएल है एक फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल है, क्योंकि यहाँ पे https:// और उसके बाद फिर डोमेन नेम है। तो ये एक एब्सोल्यूट पाथ है इमेज का।
अब alt टेक्स्ट में यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर इमेज, और फिर अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव करके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें और थोड़ा नीचे आ जाएँ, तो ये देखिए ये मेरा प्लेस होल्डर इमेज है। प्लेस होल्डर इमेज भी हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर इमेज के साथ नज़र आ रहा है। अब जो दूसरा तरीका है डॉक्यूमेंट रिलेटिव पाथ देने का, वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है जब हम इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के इमेज को अपने वेब पेज में शो कर रहे थे तब। इसमें क्या होता है कि हमारे इमेज का लोकेशन रिलेटिव टू द करेंट डॉक्यूमेंट हम डिफाइन करते हैं। मतलब हमारा करेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? index.html। अब इसके रिस्पेक्ट में हमारा इमेज किस जगह है, वो पाथ हम यहाँ सोर्स एट्रीब्यूट में देते हैं। तो अगर आप अपना एक्सप्लोरर फिर से खोलें और यहाँ एक न्यू फ़ोल्डर अगर आप क्रिएट कर लें इस बटन पे क्लिक करके, और इस फ़ोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस, और अपने इस कंप्यूटर इमेज को हम इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर अगर डाल दें, तो अब हमें यहाँ पे पाथ चेंज करना होगा। यहाँ हमें पाथ देना होगा इमेजेस और उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश, ताकि इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर जो कंप्यूटर डॉट जेपीजी फ़ाइल हमने रखा है, उस फ़ाइल को हमारा ब्राउज़र शो कर सके। अब अगर मैं सेव करूँ और फिर से अपने पेज को रिफ्रेश करूँ, तो कुछ नहीं बदला, हमारा इमेज अभी भी शो हो रहा है। तीसरा तरीका ये है कि हम अपने इमेज के पाथ को बेस यूआरएल के रिलेटिव में दें। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश दे दूँ, तो फिर हमारे वेबसाइट का जो रूट फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के रिलेटिव में हमारा इमेज किस जगह है, उसका पाथ हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो ये 3 तरीके हैं यूआरएल्स लिखने के इमेज एट्रिब्यूट में। अभी अगर मैं index.html को सेव करके पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज शो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो लिंक है वो ब्रोकन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारा जो index.html है, वो किसी सर्वर के थ्रू सर्व नहीं किया जा रहा है। हम डायरेक्टली इसे एक्सेस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउज़र में इस फ़ाइल को ओपन करके। जब हम सर्वर के थ्रू सर्व करेंगे इस इमेज को, तो ये यूआरएल काम करेगा। मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा कैसे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी वेबसाइट का एचटीएमएल सोर्स कोड देखना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर अपने पेज का एचटीएमएल कोड देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें, तो ये देखिए हमने जो कुछ भी एचटीएमएल लिखा है, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे मान लेते हैं मैं खोलता हूँ यूट्यूब। अब यहाँ राइट क्लिक करके अगर मैं व्यू सोर्स पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए यूट्यूब का जितना भी एचटीएमएल है, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके मन में अभी लड्डू फूट रहा होगा कि इस तरह से तो हम किसी भी अच्छे वेबसाइट का एचटीएमएल कॉपी करके उस वेबसाइट का डुप्लिकेट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट सिर्फ़ एचटीएमएल के बल पे नहीं बनता है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और कई बार कई फ्रेमवर्क्स का यूज़ होता है। तो केवल एचटीएमएल कॉपी कर लेने से किसी वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी आप चाहें तो उनके एचटीएमएल को ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में सीखते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने पेज में एक लिस्ट शो करना चाहते हैं। अब एचटीएमएल में 2 तरह के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट शो करना चाहते हैं, तो आपको ओएल टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा ओएल, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद मैं इसका एक क्लोजिंग टैग भी दे दूँगा, और इनके बीच में हम अपने लिस्ट का आइटम्स लिख सकते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। पर उन आइटम्स को लिखने के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट का यूज़ करना होगा, वो है एलआई एलिमेंट। तो एंगल ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा एलआई, और इसका क्लोजिंग टैग भी मैं फिर लिख लूँगा, और इसके बीच में यहाँ हम अपने आइटम्स को शो कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे फ्रूट्स का एक लिस्ट शो करना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एप्पल, और इसे ही अगर हम कॉपी करके सेकंड लाइन में पेस्ट करें, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बनाना, मैंगो, और फिर अगर मैं इस पेज को सेव करूँ और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, तो नीचे ये देखिए ये रहा मेरा लिस्ट। अब क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3। इसी जगह अगर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट शो करना चाहते हैं, तो हम यूएल एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना होगा यूएल, और ओएल एलिमेंट्स की तरह ही हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग देना है, और फिर इसके अंदर हमें लिस्ट आइटम्स शो करना है। तो मैं जस्ट यहाँ से इन एलिमेंट्स को कॉपी करके यहाँ बीच में पेस्ट कर दूँगा, और फिर मैं इसे सेव कर दूँगा।
अब पेज रिफ्रेश करने पे हमें नीचे यहाँ मिलता है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ हमें नंबर मिलते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें यहाँ बुलेट्स मिलते हैं। अब इन लिस्ट का अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं, पर वो सीएसएस से रिलेटेड बातें होंगी, जिनके बारे में हम आगे सीखेंगे, समझेंगे। अभी गौर करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के स्ट्रक्चर पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर, ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट के अंदर हम दूसरे एलिमेंट, एलआई एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम नेस्टिंग कर रहे हैं। एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को रख रहे हैं। तो ऐसा एचटीएमएल में टोटली पॉसिबल है। आप एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को रख सकते हैं। लेकिन कब ऐसा करना सही रहेगा और कब ऐसा करना गलत रहेगा? अगर आप एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और यूएल या ओएल एलिमेंट के अंदर एलआई एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तब तो ठीक है, क्योंकि लिस्ट को स्ट्रक्चर किया ही गया है इस तरह से। लेकिन मान लेते हैं कि आप एक पैराग्राफ अपने वेबसाइट में बना रहे हैं, तो पी टैग के अंदर मैं कुछ लोरेम इप्सम लिख लेता हूँ। मैं थोड़ा इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आप ठीक से देख सकें, और थोड़ा ज़ूम आउट भी कर लेता हूँ। ओके, तो ये रहा मेरा पैराग्राफ। अब मान लेते हैं कि मैं इसके अंदर अगर एक हेडिंग टैग डालना चाहूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो चलिए देखते हैं। मैं एक H1 टैग का इस्तेमाल करके यहाँ एक हेडिंग लिखूँगा, दिस इज़ हेडिंग। अब अगर हम इसे सेव करें और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक पैराग्राफ दिख रहा है और उसके नीचे एक हेडिंग भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ क्या गलत है? टेक्निकली पैराग्राफ के अंदर हेडिंग को प्लेस करना तो पॉसिबल है। आपका ब्राउज़र कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस है। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक सर्च इंजन अगर आपके वेब पेज पर आएगा और उसे पैराग्राफ के अंदर हेडिंग नज़र आएगा, तो फिर एसईओ कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भई इस पेज में डेटा किस तरह शो किया जा रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, पहले किसी भी पेज का हेडिंग होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, उस हेडिंग से रिलेटेड वो सारा कंटेंट होता है। अब अगर आप पैराग्राफ के अंदर हेडिंग डाल दोगे, तो एसईओ के लिए फिगर आउट कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है। तो इसीलिए आपको एचटीएमएल लिखते वक़्त गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना चाहिए। और गाइडलाइंस कहाँ हैं? गाइडलाइंस हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो अगर आप एचटीएमएल के एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहें, तो आप गूगल में आइए और एचटीएमएल एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन लिखकर सर्च करिए। एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, जहां आप हर एक एलिमेंट के बारे में ये पढ़ सकते हैं कि उसका क्या पर्पस है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का आदत आपको डाल लेना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का आदत नहीं रखते, उसी तरह के डेवलपर एआई द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ओके, तो वापस आते हैं अपने ट्यूटोरियल पर। अब तक हमने क्या-क्या सीखा? अब तक हमने सीखा पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इन सभी चीज़ों को कैसे अपने पेज में रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब एक सवाल आता है कि हमने ये जो वेब पेज बनाया है, क्या ये एक वैलिड वेब पेज है? तो जवाब है नहीं। हर वेब पेज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हमें फ़ॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने जो कुछ भी अपने वेब पेज में लिखा है, उन सबको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा। और उसके बाद मैं एक एक्सक्लेमेशन टाइप करूँगा अपने टेक्स्ट एडिटर में, अपने कोड एडिटर में, और उसके बाद मैं ये ऑप्शन नज़र आने पे एमिट एब्रिविएशन का टैब प्रेस कर दूँगा। तो अब हमें बहुत सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। किसी भी वेब पेज का एक बॉयलर प्लेट कोड कुछ इस तरह का नज़र आता है, जैसा आपको अभी नज़र आ रहा है। तो इतना एचटीएमएल तो आपको हर एक वेब पेज में नज़र आएगा ही, और उसका स्ट्रक्चर भी लगभग ऐसा ही होगा। मतलब सबसे ऊपर होगा डॉक टाइप, उसके बाद होगा एचटीएमएल टैग, उसके बाद होगा हेड टैग, और हेड टैग के बाद यहाँ पे होगा बॉडी टैग। तो चलिए समझते हैं एक-एक करके कि इन सभी टैग्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहला टैग है डॉक टाइप टैग। तो डॉक टाइप टैग का इस्तेमाल किया जाता है ये डिफाइन करने के लिए कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है, ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीएमएल। अब यहाँ पे एचटीएमएल का वर्ज़न भी डिफ़ाइन किया जाता है। पहले के ज़माने में यहाँ पे एचटीएमएल 1, 2, एचटीएमएल 3 इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन जब से एचटीएमएल 5 आया है, उसके बाद से एचटीएमएल 5 से आगे वर्ज़न नहीं बनाए गए हैं एचटीएमएल के। एचटीएमएल 5 वर्ज़न ही तब से चला आ रहा है। इसलिए यहाँ पे केवल एचटीएमएल ही हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब ही है कि हम एचटीएमएल 5 का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें एचटीएमएल टैग मिलता है। ये एचटीएमएल टैग हमारे डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है। ये एचटीएमएल टैग ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट इस जगह से शुरू हो रहा है और इस जगह खत्म हो रहा है। अब हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का 2 हिस्सा है। पहला हेड,
और दूसरा हिस्सा है बॉडी। तो बॉडी वो हिस्सा है जो एक यूज़र को साफ-साफ नज़र आता है, जहाँ पे कंटेंट्स को लिखा जाता है, जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज ये सब। और हेड वो हिस्सा होता है जहाँ पे हम पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को लिखते हैं। जैसे कि ये है टाइटल टैग। ये टाइटल टैग का इस्तेमाल किया जाता है पेज के टाइटल को सेट करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। अगर इस एचटीएमएल फाइल को हम सेव कर लें और अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करें, तो जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ था, वो सब रिमूव हो गया। ये एक ब्लैंक पेज है क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरा एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि हमारे टैब में इस जगह देखिए क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट। तो ये जो वर्ड है डॉक्यूमेंट, ये किस जगह से आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से। अब मान लेते हैं हम टाइटल को चेंज कर दें। मैं लिख देता हूँ फ्रेम्स वेबसाइट। पेज को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पेज का टाइटल चेंज हो गया। अब बात करते हैं इस मेटा टैग की। तो मेटा टैग हमारे वेबसाइट का मेटा डेटा कंटेन करता है। मेटा डेटा हमारे वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे वेब पेज में नहीं शो होते हैं, बल्कि इसमें प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन या अदर वेब सर्विसेज के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो पहला मेटा टैग जो है, हम इस वेब पेज में जिस कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो डिफाइन करने के लिए किया जा रहा है। मतलब इस वेब पेज में हम बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हो सकता है कि इंडिया में ये टेक्स्ट और सिंबल अलग हों, अमेरिका में अलग हों, रशिया में अलग हों। तो सभी ने मिलकर एक कैरेक्टर सेट बनाया है, जो कि है यूटीएफ-8। यूटीएफ स्टैंड्स फॉर यूनिफ़ॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। मैं देख कर के बोल रहा हूँ। अब यूटीएफ-8 एक कैरेक्टर एन्कोडिंग स्टैंडर्ड है, जो कि एक सेट है, जो वर्ल्ड के अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के सिंबल्स और कैरेक्टर्स को मिला कर के बनाए गए हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे मेटा टैग की, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। इसका मतलब कि ये मेटा टैग व्यू पोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस टैग का कंटेंट क्या है? विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। जब हम अपने वेब पेज को एक मोबाइल डिवाइस में ओपन करते हैं, तो वहाँ स्क्रीन का साइज छोटा होता है। तो विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ जब हम यहाँ लिखते हैं, तो हम अपने व्यू पोर्ट का विड्थ मोबाइल डिवाइस के विड्थ के इक्वल सेट कर रहे होते हैं। और ये इनिशियल स्केल इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि जब हमारा वेब पेज एक मोबाइल डिवाइस में फर्स्ट टाइम लोड होगा, तो उसका जूमिंग लेवल क्या होगा? पेज का जूमिंग लेवल क्या होगा? क्योंकि डिवाइस का विड्थ कम है, तो हो सकता है कि हमारा कंटेंट ज़ूम्ड आउट हो या फिर स्केल्ड डाउन हो। लेकिन इस बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए हम इनिशियल स्केल को कर देते हैं 1 के इक्वल, जिससे कि फर्स्ट टाइम लोडिंग के दौरान हमारा वेब पेज ओरिजिनल साइज में नजर आता है। जब आप अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे सीएसएस की मदद से, मीडिया क्वेरीज की मदद से, तब आपको इस मेटा टैग के बारे में और डिटेल में जानना होगा। अभी के लिए इतना जान लेना भी आपके लिए काफी है। आखिर में हमारा आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं, वही कंटेंट हमारे वेब पेज में नजर आता है। तो अब तक हमने जितना भी टैग्स यूज करना सीखा, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लिस्ट टैग्स, इमेज टैग्स, उन सभी को हम बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग लिख रहा हूँ, दिस इज माई वेबसाइट, और यहाँ मैं एक डमी पैराग्राफ एलिमेंट भी दे दूंगा। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब ये बन गया हमारा एक वैलिड वेब पेज। हम अपने ब्राउजर में आकर अगर पेज को रिफ्रेश करें, तो हमें अपना हेडिंग और पैराग्राफ नजर आ रहा है। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हमने वेब पेज जो बनाया, उसे डायरेक्टली हम अपने वेब ब्राउजर में ओपन कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम एक लाइव सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने वीएस कोड में एक्सटेंशंस वाले टैब में आइए और यहाँ सर्च बार में आप लिख सकते हैं लाइव सर्वर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये लाइव सर्वर विच इज क्रिएटेड बाय ऋत्विक डे, ये एक्सटेंशन आपको नजर आएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए यहाँ डिसेबल का ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। आपको यहाँ इंस्टॉल बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद इस पेज को क्लोज कर लेना है और index.html में आकर के अब अगर आप राइट क्लिक करें, तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा ओपन विद लाइव सर्वर का। इस पे क्लिक करना है। तो ये रहा मेरा वेबसाइट, जो कि लाइव सर्वर ने ओपन किया है। तो लाइव सर्वर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक हम जो कुछ भी अपडेट ला रहे थे अपने वेब पेज में, वो हमें लाइव नहीं नजर आ रहा था। हर बार हमें फाइल को सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम अपने वेब पेज को लाइव सर्वर के थ्रू होस्ट करते हैं, तो फिर हमारा वेब पेज डायनामिकली अपडेट होता रहेगा और हमें बार बार रिफ्रेश प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा वेब ब्राउजर में। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर से मैंगो एप्पल बनाना चेरी। अब मैं जैसे ही अपने पेज को सेव करूंगा, ये देखिए ब्राउजर में मेरा वेब पेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मैंने शुरुआत में ही क्यों नहीं करवा दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक हमने जो भी HTML लिखा था, वो एक वैलिड HTML नहीं था, क्योंकि हमने वेब पेज सही तरीके से नहीं बनाया था। हमने ये सारे जो टैग्स हैं, डॉक टाइप, HTML, हेड,
बॉडी इन सब टैग्स का इस्तेमाल नहीं किया था, जिस वजह से हमारा वेब पेज एक वैलिड वेब पेज नहीं था। और लाइव सर्वर प्रॉपरली तभी काम कर सकता है जब हमारा वेब पेज एक वैलिड HTML फाइल हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने HTML एलिमेंट्स को ऐड करना तो सीखा, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ऐसा इच्छा हो रहा होगा कि मैं इस हेडिंग का कलर चेंज करना चाहता हूँ, वो कैसे होगा? तो देखिए, वेब डेवलपमेंट में HTML वाला हिस्सा केवल वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन उस वेब पेज को अगर स्टाइल देना हो तो फिर हमें CSS का सहारा लेना पड़ता है। CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल सेट। CSS के रूल्स के हेल्प से हम अपने HTML एलिमेंट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो मैं CSS में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्यूटोरियल HTML का ट्यूटोरियल है, पर फिर भी मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ ताकि CSS आपके लिए कोई एलियन चीज़ ना रहे। बेसिक चीज़ें मतलब मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर, ये सब कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो CSS लिखने का भी 2-3 तरीका होता है। पहला तरीका तो होता है इनलाइन CSS, पहले उसे हम सीख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आप अपने इस H1 हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो मैं ओपनिंग टैग में एक स्पेस दे करके एक खास एट्रीब्यूट लिखूंगा, वो है स्टाइल। और उसके बाद इक्वल टू के बाद मैं एक खास कीवर्ड लिखूंगा कलर, और उसके बाद कोलन के बाद मैं जो कलर अपने टेक्स्ट को देना चाहता हूँ उसका नाम लिखूंगा। तो मान लेते हैं कि मैं अपने टेक्स्ट को रेड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेड। और अगर हम फाइल को सेव करें तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट अब रेड कलर में नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज के किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैराग्राफ का कलर भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट दे करके यहाँ पे कलर सेट कर सकता हूँ ब्लू, और फिर अगर हम पेज को सेव करें तो हमारा पैराग्राफ अब ब्लू कलर का नजर आ रहा है। अब स्टाइल चेंज करने का ये जो तरीका है इसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, क्योंकि देखिए जहाँ पे ओपनिंग टैग है ठीक उसी जगह हम इस हेडिंग एलिमेंट का स्टाइल भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जब हम किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं, जब किसी वेब पेज को बनाते हैं, तो वहाँ इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं और इतना सारा कंटेंट होता है कि हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली अगर आप स्टाइल देने जाएंगे तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कोड को देख करके भी समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल करें और स्टाइल टैग के अंदर अपने वेब पेज से रिलेटेड सारे स्टाइलिंग को, CSS स्टाइलिंग को हम डिफाइन करें। जैसे कि यहाँ ये जो हेड एलिमेंट है, हेड एलिमेंट के अंदर हम एक नया एलिमेंट यूज करेंगे जो कि है स्टाइल एलिमेंट। और स्टाइल एलिमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमें जिस एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हेडिंग का कलर रेड से ग्रीन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग टैग का जो कीवर्ड है उसे लिखूंगा, मतलब H1, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ मैं H1 टैग पे जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड CSS को लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा कलर, और क्योंकि मुझे ग्रीन कलर देना है तो मैं लिख रहा हूँ ग्रीन। अब यहाँ स्टाइल हम H1 टैग के लिए ही दो जगह डिफाइन कर रहे हैं। पहला तो स्टाइल एलिमेंट के अंदर, और दूसरा ये जो इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट है उसके उस जगह। तो ये इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट जो है उसे हम डिलीट कर देंगे और उसके बाद फिर फाइल को सेव करेंगे। तो अब मेरा जो हेडिंग था उसका कलर रेड से ग्रीन हो गया। इसी तरह से हम बाकी सभी एलिमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेज में नीचे ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर हम इसे बॉर्डर देना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं UL, क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करना है। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं बॉर्डर, और उसके बाद हमें 3 चीजें लिखनी है। पहला कि बॉर्डर का थिकनेस क्या होगा, तो वो मुझे चाहिए 2 पिक्सल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2px। 2px स्टैंड्स फॉर 2 पिक्सल। फिर एक स्पेस के बाद बॉर्डर का स्टाइल, तो मुझे चाहिए सॉलिड बॉर्डर, और उसके बाद बॉर्डर का कलर, तो ये मुझे चाहिए ब्लू। सेव करते हैं तो ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के चारों तरफ मुझे एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है। अब इस बॉर्डर को देख करके हमें एक बात समझ में आता है कि वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक बॉक्स की तरह है, क्योंकि हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो देखने में तो इतना सा जगह ले रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक्चुअल में इतना स्पेस ले रहा है अपने पेज पर। और इसी वजह से बॉर्डर जो है अनऑर्डर्ड एलिमेंट जितना स्पेस ले रहा है उस पूरे स्पेस के चारों ओर हमें नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा हेडिंग जो है वो भी एक बॉक्स है, और हमारा जो पैराग्राफ है ये भी एक बॉक्स है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम हर एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर अगर सेट करें तो हमें पता चलेगा कि वो एलिमेंट कितना एरिया कवर कर रहा है। तो इस जगह जहां हमने H1 को टारगेट करके उससे रिलेटेड CSS प्रॉपर्टीज लिखा है, यहाँ अगर हम लिखें बैकग्राउंड कलर और इसे ग्रे के इक्वल सेट कर दें, तो देखिए मेरा हेडिंग जो है उसका बैकग्राउंड ग्रे हो गया। और ये ग्रे कलर जितने एरिया में नजर आ रहा है ये वो एक्चुअल स्पेस है जो हमारा H1 हेडिंग एलिमेंट कैप्चर कर रहा है एक वेब पेज में, हमारे वेब पेज में। इसी तरह से अगर हम पैराग्राफ एलिमेंट को भी टारगेट करें और इसे भी एक बैकग्राउंड कलर दे दें तो दे सकते हैं, लेकिन इस बार मैं कलर का नाम लिखने के बजाय कलर का हेक्स कोड लिखूंगा। हर एक कलर का अपना एक हेक्स कोड होता है। मान लेते हैं
कि आप गूगल में आकर अगर सर्च करें कलर हेक्स कोड, तो यहाँ देखिए हम जो भी कलर चाहें उस कलर का हेक्स कोड हम जान सकते हैं। जैसे कि ये येलो कलर है, इसका हेक्स कोड क्या है, ये है। तो इसे मैं कॉपी कर लूंगा और उसके बाद यहाँ टी टैग का CSS जिस जगह हम लिख रहे हैं वहाँ बैकग्राउंड कलर के प्रॉपर्टी को मैं इस हेक्स कोड के इक्वल सेट कर दूंगा और फाइल सेव करने पर हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड येलो कलर में हमें नजर आ रहा है। तो चलिए अब सीखते हैं कि एलिमेंट्स के बीच का मार्जिन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मार्जिन मतलब स्पेसिंग। यहाँ हमारा H1 एलिमेंट है और यहाँ हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है। अगर इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस, इसे हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम मार्जिन के जरिए बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, H1 एलिमेंट को मैं मार्जिन दे दूंगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मार्जिन और उसके बाद हमें मार्जिन का वैल्यू सेट करना होगा पिक्सल में। मैं इसे 50 पिक्सल सेट करता हूँ। अब देखिए फाइल सेव करने पर हेडिंग के चारों ओर ये जो व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है ये मार्जिन की वजह से मिल रहा है, जो कि है 50 पिक्सल का मार्जिन। अब मान लेते हैं कि मार्जिन मुझे केवल इस जगह पे चाहिए, मतलब बॉटम में। तो मैं यहाँ मार्जिन को चेंज करके मार्जिन डैश बॉटम लिख सकता हूँ, जिससे कि मार्जिन केवल बॉटम साइड में ही अप्लाई होगा, बाकी साइड में नहीं। देखिए अभी टॉप का मार्जिन, राइट साइड का मार्जिन, लेफ्ट साइड का मार्जिन, वो सब रिमूव हो गया और केवल यहाँ बॉटम का मार्जिन, हेडिंग के नीचे का मार्जिन हमें नजर आ रहा है। अब ये तो बात हुआ कि दो एलिमेंट के बीच का स्पेस बढ़ाना हो तो हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एलिमेंट जिस बॉक्स में कंटेंट है उस बॉक्स का इनर स्पेसिंग अगर हम बढ़ाना चाहें तो फिर हम क्या करें, उसके लिए हमें पैडिंग को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पैराग्राफ का CSS जहां हमने डिफाइन किया है उस जगह न्यू लाइन में मैं लिखूंगा पैडिंग और इस पैराग्राफ एलिमेंट को मैं पैडिंग देने वाला हूँ 50 पिक्सल का। तो इस पैडिंग की वजह से हमारा जो पैराग्राफ है अब थोड़ा पहले से बेहतर दिख रहा है। तो जब आप खुद से वेब पेजेस बनाओगे इस मार्जिन और पैडिंग की वजह से ही कई बार आपका वेबसाइट बहुत अच्छा दिखने लगेगा। इसका यूज आप सबसे ज्यादा करने वाले हो, मार्जिन और पैडिंग का। तो अब तक हमने सीखा है किसी एलिमेंट में स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम इनलाइन CSS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो स्टाइल टैग के अंदर भी स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए हम एलिमेंट्स का नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स को टारगेट करने का ये एक तरीका है, पर इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। वो क्या है, इसे बताने के लिए हमारे पेज में ऑलरेडी जो हमने एक पैराग्राफ बना रखा है उसके ठीक नीचे मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करूंगा और यहाँ कुछ डमी लोरेम इप्सम देने के लिए मैं लिख रहा हूँ लोरेम। और अगर मुझे ये पैराग्राफ 20 वर्ड्स का चाहिए तो लोरेम के बाद मैं 20 लिखूंगा और फिर टैब प्रेस कर दूंगा। तो 20 वर्ड का एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली VS कोड मुझे बना करके दे देगा और इस एलिमेंट को मैं क्लोजिंग टैग से क्लोज भी कर लूंगा। अब पेज सेव करने पर हमें दूसरा वाला पैराग्राफ भी अपने पेज में नजर आ रहा है। और यहाँ एक अच्छा बात यह है, फर्स्ट पैराग्राफ पे जो स्टाइल अप्लाई किया था हमने वही सेम स्टाइल सेकंड पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया। लेकिन ये अच्छा बात भी है और बुरा बात भी है। बुरा बात इसलिए है, मान लेते हैं कि अगर आप अपने सेकंड पैराग्राफ को येलो नहीं कोई और कलर देना चाहते थे, लेट से रेड, तो वो कैसे करेंगे। फिलहाल अभी क्या हो रहा है, हमारे पेज में जितना भी पी टैग ब्राउजर को नजर आएगा वो सारे पैराग्राफ में हमने यहाँ जो CSS स्टाइल डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग स्टाइल उस पर अप्लाई कर देगा। अब एलिमेंट्स को इंडिविजुअली टारगेट करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा जो कि है ID एट्रीब्यूट। तो बेसिकली हम यहाँ करेंगे क्या, इन दोनों पैराग्राफ को हम एक ID असाइन कर देंगे और फिर उस ID के थ्रू हम इन पैराग्राफ्स को टारगेट करेंगे। तो ID असाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके ओपनिंग टैग में आकर हम लिखेंगे ID और उसके बाद स्पेस दे करके हम इसे जो भी ID असाइन करना चाहते हैं अपने मन से दे सकते हैं। तो मैं इसे ID दे रहा हूँ पैरा1 और सेकंड वाले पैराग्राफ को मैं ID दे रहा हूँ पैरा2। अब पैरा1 को टारगेट करने के लिए मैं पहले लिखूंगा हैश और फिर ID का नाम। तो पहले पैरा का नाम था पैरा1 और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसे जो भी कलर देना चाहते हैं उससे रिलेटेड CSS प्रॉपर्टी हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हमें देना है बैकग्राउंड कलर। तो क्या कलर दिया जाए, आइए यहाँ हेक्स कोड देख लेते हैं कोई दूसरा कलर का। ओके, ये कलर दे देते हैं। तो इस हेक्स कोड को कॉपी कर लेंगे, पैरा1 को ये कलर हम असाइन कर देंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ अब ग्रीन कलर में नजर आ रहा है और सेकंड पैराग्राफ क्योंकि पी टैग के थ्रू टारगेट किया जा रहा है इसलिए वो अभी भी येलो ही है। अब इसी तरह से हम पैरा2 के लिए भी अलग स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से एक बार हेक्स कोड चेक कर लें किसी और कलर का, इसे कॉपी कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं। अब मेरा पैरा2 येलो कलर में नहीं बल्कि ये स्काई ब्लू कलर में नजर आ रहा है। अब आगे जाकर हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाएंगे, इस तरह से स्टाइल देने में भी हमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हो सकता है कि हमारे वेब पेज में केवल 2-3 पैराग्राफ हो, ऐसा ना हो बल्कि हमारे वेब पेज में हंड्रेड्स ऑफ पैराग्राफ्स हो। मतलब हो सकता है कि हमारे पेज में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा गया हो और वहाँ हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज हो। तो क्या हम हर एक पैराग्राफ को ID असाइन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक कॉमन CSS प्रॉपर्टी लिख देंगे और उस CSS प्रॉपर्टी को बाकी सारे पैराग्राफ में अप्लाई कर देंगे क्लास एट्रीब्यूट के जरिए। वो कैसे, चलिए यहाँ पैरा2 के बाद
मैं कुछ और डमी पैराग्राफ्स बना लेता हूँ और मैं एक ही पैराग्राफ को सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ मैंने 4 नए पैराग्राफ्स बनाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले 2 पैराग्राफ को मैं किसी कलर से दिखाऊँ और आखिरी 2 पैराग्राफ को मैं किसी और कलर से दिखाऊँ। अब यहाँ मैं केवल 2-2 का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आईडी असाइन करके भी एलिमेंट्स को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ 50-50 पैराग्राफ एलिमेंट्स होते, तो फिर वो करना पॉसिबल होता क्या? नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, हर एक पैराग्राफ को हम एक क्लास असाइन कर देंगे। तो हम एक खास एट्रीब्यूट लिखेंगे क्लास और इसे हम कोई भी क्लास अपने मन से दे सकते हैं। मैं इसे दे रहा हूँ रेड पैरा। उसी तरह से दूसरे पैराग्राफ को भी मैं रेड पैरा नाम का क्लास असाइन कर दूंगा और आखिरी के 2 पैराग्राफ्स को मैं ब्लू पैरा का क्लास असाइन करूंगा। अब जिस तरह हम आईडी को टारगेट कर रहे थे स्टाइल टैग के अंदर, उसी तरह अब क्लास को टारगेट करना है। बस डिफरेंस ये है कि आईडी को टारगेट करते वक्त हम हैश का इस्तेमाल कर रहे थे आईडी नेम के पहले। यहाँ पे हमें डॉट का इस्तेमाल करना है और फिर क्लास नेम जिसे हम टारगेट करना चाहते हैं उसका नाम देना है। तो पहला क्लास जिसे मैं टारगेट करना चाहता हूँ वो है रेड पैरा और क्लास नेम के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उस पैराग्राफ को जो सीएसएस स्टाइल देना चाहते हैं उसे डिफाइन करेंगे। तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ सेट करूँगा रेड और यही सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे ब्लू पैरा के लिए। तो पेज सेव करने पर हम देख सकते हैं हमने जो 2 नया पैराग्राफ बनाया था उसमें से पहला 2 पैराग्राफ का बैकग्राउंड रेड नज़र आ रहा है और आखिरी 2 पैराग्राफ का बैकग्राउंड ब्लू नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम क्लास के हेल्प से कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स का क्लास जैसा हमने डिफाइन किया है वैसा होगा, उन सभी पे सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नए एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में सीखते हैं। हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कहलाते हैं कंटेनर एलिमेंट, जिनका काम होता है बाकी सभी एलिमेंट्स को कंटेन करना। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है div जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर div लिखने से बनता है। अब इस div एलिमेंट के अंदर बाकी किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट्स को रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों ब्लू पैरा को यहाँ से कट करके इस डिव के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। पेज सेव करने पे हमारा जो ब्लू पैराग्राफ था ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे अब नज़र आ रहा है, क्योंकि पेज में हमने इस डिव को अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे डिफाइन किया है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए कई बार हमें अपने वेब पेज में सेक्शंस क्रिएट करना होता है। जैसे पहला सेक्शन होता है हीरो सेक्शन, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। फिर उसके बाद एक सेक्शन होता है जहाँ एडवर्टीजमेंट होते हैं। सबसे नीचे फुटर सेक्शन होता है। तो अगर पेज को अलग-अलग सेक्शंस में बाँटना होता है, तो फिर हमें अपने एलिमेंट्स को ग्रुप बना करके एक कंटेनर में रखना होता है, ताकि हम उसे ऐसा स्टाइल असाइन कर सकें, जिससे कि वो एक अलग सेक्शन के रूप में नज़र आए। तो यहाँ अगर मैं अपने डिव को एक बॉर्डर दे दूँ और 10 पिक्सल का पैडिंग दे दूँ, तो इस सेक्शन को हम सेपरेटली शो कर पाएँगे। तो यहाँ मैं इस डिव को एक क्लास असाइन कर रहा हूँ जो कि एक कंटेनर, और इस क्लास को कॉपी करके हम स्टाइल टैग के अंदर आ जाएंगे और इस कंटेनर एलिमेंट को सीएसएस स्टाइल देंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा बॉर्डर। बॉर्डर थिकनेस मैं इस बार 5 पिक्सल्स का सेट करूंगा, सॉलिड ब्लैक। अब फाइल को सेव करने पर हमारा जो कंटेनर डिव है उसके चारों ओर हमें बॉर्डर नजर आ रहा है, लेकिन हमने अपने कंटेनर डिव में अब तक कोई पैडिंग नहीं दिया है। फिर भी हमें इस जगह कुछ पैडिंग नजर आ रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा वेब ब्राउजर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग अप्लाई कर देता है सर्टेन एचटीएमएल एलिमेंट्स पर। तो इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हम ओवरराइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइल टैग के एकदम बिगिनिंग में आइए, वहाँ लिखिए स्टार, और स्टार का मतलब है एवरीथिंग। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट देंगे और यहाँ हम लिखेंगे मार्जिन 0, और उसके बाद पैडिंग भी हम 0 पे सेट कर देंगे। अभी बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे पेज में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी पर हम 0 मार्जिन और 0 पैडिंग का स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। इससे हमारे ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ओवरराइड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमारे पेज का बहुत सा स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ हेडिंग के ऊपर भी थोड़ा मार्जिन था, वो हट गया। साइड जो मार्जिन था पैराग्राफ्स के साइड वो भी हट गया, और इस डिव के अंदर दोनों पैराग्राफ के बीच कुछ मार्जिन था, वो भी हट गया, और डिव में ऊपर तरफ यहाँ जो हमें मार्जिन नज़र आ रहा था वो भी हट गया। अब अगर मैं वापस से अपने डिव कंटेनर में कुछ पैडिंग बढ़ा दूँ, जैसे कि पैडिंग अगर मैं 5 पिक्सल पे सेट कर दूँ, तो इस तरह से अंदर आपको बॉर्डर और बैकग्राउंड के बीच में गैप नज़र आएगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ व्हाइट कलर क्यों नज़र आ रहा है? हमें ब्लू कलर नज़र आना चाहिए था। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ब्लू बैकग्राउंड पैराग्राफ पर सेट किया है, कंटेनर डिव पे नहीं। तो कंटेनर डिव का बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, जो कि पैडिंग देने पे हमें नज़र आने लग रहा है। तो डिव एक ऐसा कंटेनर है जिसमें बाकी किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को रखा जा सकता है। इसी तरह का एक और कंटेनर एलिमेंट हमें मिलता है, वो है स्पैन। लेकिन स्पैन का काम बाकी दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट्स को रखना नहीं है, बल्कि
टेक्स्ट को कंटेन करना है। इसका इस्तेमाल मेनली तब होता है जब हमें अपने टेक्स्ट के कुछ हिस्से को स्पेसिफिक स्टाइल प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो लोरेम इप्सम लिखा हुआ है, अगर मैं केवल इतने हिस्से को ही किसी और कलर में लिखना चाहूँ, तो मैं इसे पैन एलिमेंट के अंदर रख के फिर उस पैन एलिमेंट में स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ, जैसा मैं इस टेक्स्ट पे चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लोरेम के आगे एक स्पैन एलिमेंट का ओपनिंग टैग क्रिएट कर रहा हूँ और इप्सम के बाद अपने स्पैन एलिमेंट को हम क्लोज़ कर लेंगे एक क्लोजिंग टैग के ज़रिए। और अब यहाँ ओपनिंग टैग में हम इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं। यहाँ मैं इसे येलो कलर दे रहा हूँ और अगर सेव करें तो ये देखिए, तो ये जो हमने डमी पैराग्राफ बनाया था इसमें लोरेम इप्सम ये 2 वर्ड येलो कलर में अब हमें नज़र आ रहा है। तो ये थे बेसिक्स ऑफ सीएसएस। इससे ज़्यादा सीएसएस हम टच नहीं करेंगे। हो सकता है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएँ उस वक़्त मैं कुछ और 2-4 सीएसएस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँ। पर अगर आप सीएसएस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट ट्यूटोरियल देखना होगा। और जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे, यदि मेरा खुद का ट्यूटोरियल बन जाए उस वक़्त तक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर आप सीएसएस भी सीखना चाहते हैं डिटेल में तो। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक और ख़ास चीज़ सीख लेते हैं, वो ये कि कमेंट हम कैसे लिख सकते हैं अपने एचटीएमएल फ़ाइल में। कमेंट क्या होता है? देखिए, अब तक हमने अपने पेज में जो कुछ भी लिखा है, वो या तो कंटेंट है, जो कि यूज़र को शो होगा, या तो फिर एचटीएमएल कोड्स हैं, जो डेवलपर द्वारा यूज़ किया जाएगा, या तो फिर ब्राउज़र उसे इंटरप्रेट करके यूज़र इंटरफेसेस को रेंडर कर रहा है। लेकिन कई बार जब हम वेब पेजेस बनाते हैं या फिर कभी भी हम प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं इन जनरल, तो हमारा कोड बेस इतना बड़ा हो जाता है कि उसे फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक के बाद एक हम अगर एलिमेंट ऐड करते जाएँगे, कोड्स ऐड करते जाएँगे, स्टाइल्स ऐड करते जाएँगे, हो सकता है कुछ समय बाद जब इस वेब पेज को बंद करके दोबारा से मैं खुद खोलूँ, तो मुझे ही ना याद रहे कि ये पहला पैराग्राफ किस लिए था, दूसरा पैराग्राफ किस लिए था। हालाँकि ये तो एक डमी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। लेकिन रियल प्रोजेक्ट में ऐसा कई बार होता है कि प्रोजेक्ट में कोड इतना बड़ा हो जाता है कि यदि आप उसे बंद करके 1 महीने रख दो और उसके बाद फिर वापस उस कोड को खोलो, तो आपको उस कोड को देख कर के समझना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, कोडर्स कुछ कमेंट लिखते हैं अपने कोड के बीच में ही, और वो कमेंट ह्यूमन रीडेबल इंग्लिश सेंटेंस होता है या फिर जो कोई भी भाषा आप यूज़ करते हैं। कमेंट में बेसिकली कुछ भी लिखा जा सकता है। वो डेवलपर के रेफरेंस के लिए होता है। डेवलपर कुछ ऐसी बातों को लिख देता है कमेंट में, जिसे उसे बाद में याद रखना है, या फिर उसे अपने किसी कलीग के साथ अगर वो काम कर रहा है, अगर वो टीम में काम कर रहा है, तो बाकी टीम मेंबर भी समझ पाए कि हाँ, यहाँ पेज में ये जो कोड लिखा गया है, वो किस वजह से लिखा गया है, वो कमेंट पढ़ के लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह कमेंट हम अपने कोड के बीचों-बीच कैसे लिख सकते हैं? एचटीएमएल में कमेंट लिखने का तरीका है कि आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर 4 डैश दें, और ये जो पहला वाला एंगल ब्रैकेट है, इसके बाद आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे दें। तो अब ये जो 2 टैग हमें मिले हैं, ये है कमेंट का ओपनिंग टैग और ये है कमेंट का क्लोजिंग टैग। अब इन दोनों टैग्स के बीच में मैं जो कुछ भी लिखूँगा, वो कोई एचटीएमएल कोड नहीं होगा, मैं कुछ भी यहाँ लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ अगले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, जिसे हम अब पढ़ने वाले हैं। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं लिंक्स। पेज को सेव करते हैं और देखिए हमारे वेब पेज में कोई चेंजेस नहीं आया। वेब पेज में ऐसा लिंक्स लिखा हुआ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप वेब पेज में जा कर के राइट क्लिक करें, व्यू सोर्स पे जाएँ, तो बॉटम में आपको ये देखिए, ये जो कमेंट लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है। इसी के ठीक नीचे एक और कमेंट आपको नज़र आएगा, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। तो ये देखिए एक और हमें कमेंट का एग्ज़ाम्पल मिल गया। ऊपर जितने भी कोड्स लिखे हुए हैं, ये सब हमने खुद लिखा है। लेकिन ये जो नीचे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये सब, ये किसने लिखा? तो ये कोड इंजेक्ट किया गया है लाइव सर्वर के द्वारा, क्योंकि हम अपने वेब पेज को लाइव सर्वर से सर्व कर रहे हैं। तो लाइव सर्वर ठीक से वर्क कर सके, उसके लिए लाइव सर्वर ने हमारे वेब पेज में कुछ स्क्रिप्ट को इंसर्ट कर दिया है और वही कोड हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कोड्स लिखा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट है। इसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप एचटीएमएल सीख रहे हैं, अभी आप जावास्क्रिप्ट नहीं समझ सकते हैं और ये समझने का ज़रूरत है भी नहीं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम अपने पेज में एक हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एंकर टैग का, जो कि एंगल ब्रैकेट के बीच में ए लिखने से बनता है। अब एंकर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है। यहाँ जनरली वैसे वर्ड लिखे जाते हैं जिसे देख करके यूज़र समझ पाए कि यदि वो यूज़र उस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो कहाँ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं google.com का एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गूगल। और अब हमें एंकर एलिमेंट के ओपनिंग टैग में क्या करना है, एक स्पेस दे करके एक खास एट्रीब्यूट लिखना है जो कि है href, और उसके बाद हमें वो लिंक प्रोवाइड करना है जहां हम अपने यूज़र को सेंड करना चाहते हैं अगर यूज़र इस टेक्स्ट गूगल पे क्लिक करे तो मैं यहाँ लिखूंगा google.com और पेज सेव कर लेते हैं। ये देखिए नीचे में ये छोटा सा हमें गूगल का लिंक मिल रहा है क्योंकि मैंने जूम इन कर रखा है तो इसलिए इतना बड़ा सा नज़र आ रहा है ये। तो मान लेते हैं कि आप अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं और वहाँ आपको लिंक देना है अपने ट्विटर हैंडल का या इंस्टाग्राम का या बाकी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल का। तो वो कैसे कर सकते हैं आप जाएंगे अपने ट्विटर अकाउंट पे, फिर अपने प्रोफाइल पे, और ऊपर से ये जो लिंक है इसे आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ मैं एक एंकर टैग क्रिएट करूंगा फिर से, और यहाँ टेक्स्ट के रूप में बीच में मैं लिखूंगा माई ट्विटर हैंडल, और href में जो लिंक हमने कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सेव कर लेते हैं और अपने वेब पेज को खोलते हैं। ये देखिए ये रहा मेरा लिंक माई ट्विटर हैंडल नाम से। अब क्योंकि मैं इस वेब पेज पे ऑलरेडी पहले से ही जा चुका हूँ, इसलिए ये डार्क ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये देखिए ट्विटर में मेरा पेज जो है वो आपको नज़र आएगा। अभी यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जब मैं इस लिंक पे जा रहा हूँ, चाहे मैं गूगल पे जाऊँ, ओके ये लिंक काम नहीं कर रहा है गूगल वाला। और वो क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूआरएल सही प्रोवाइड नहीं किया है। मुझे इसे सेट करना चाहिए था http:// और फिर उसके बाद google.com। अब इस लिंक को काम करना चाहिए। हाँ, अब ये काम कर। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब मैं लिंक्स को खोल रहा हूँ, चाहे वो google.com हो, चाहे वो twitter.com हो, तो ये हमारे पेज को बंद करके ट्विटर पे जा रहा है या गूगल पे जा रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करने पे यूज़र के लिए एक नया टैब खुले और उस नए टैब में गूगल या ट्विटर ओपन हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देंगे जो कि है टारगेट, और टारगेट को हम सेट करेंगे अंडरस्कोर मेन के बराबर और फिर सेव करेंगे। और अब अगर मैं अपने ट्विटर हैंडल वाले लिंक पे क्लिक करूँ तो देखिए ये पेज नए टैब में खुला। तो ये था तरीका कि आप किसी एक्सटर्नल वेब पेज का लिंक कैसे दे सकते हैं अपने वेब पेज पर। लेकिन अगर आप यूज़र को अपने ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर सेंड करना चाहते हो, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? पहले तो उसके लिए हमारे वेबसाइट में मल्टीपल पेज होना चाहिए। फिलहाल तो हमारे वेबसाइट में केवल एक ही पेज है जो कि है index.html। तो हम एक और पेज क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में फिर से आइए और यहाँ मैं 2 पेज क्रिएट करूँगा, एक अबाउट मी या अबाउट डॉट एचटीएमएल और एक कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। तो चलिए पहले अबाउट डॉट एचटीएमएल इस पेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा और उसके बाद टैब प्रेस कर दूंगा तो बॉयलर प्लेट एचटीएमएल कोड जो हमें चाहिए वो यहाँ नज़र आएगा। अभी के लिए बस इतना लिखते हैं कि दिस इज़ अबाउट पेज। तो मैं एक h1 एलिमेंट के अंदर लिख रहा हूँ दिस इज़ अबाउट पेज। पेज को सेव कर लेते हैं और अगर इस पेज पे हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा अबाउट पेज भी ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन हमें करना क्या है, मैं होम पेज में हमारे index.html में लिंक प्रोवाइड करना चाहता हूँ अबाउट पेज का। तो चलिए इसे हमारे पेज के टॉप में ऐड करते हैं। उसके लिए हमें बॉडी टैग के अंदर यहाँ दिस इज़ माई वेबसाइट जो लिखा हुआ है उसके नीचे एक एंकर टैग देना होगा और यहाँ हम लिखेंगे अबाउट मी और href में उस फाइल का पाथ नेम देना है जहां हम यूजर को सेंड करना चाहते हैं। तो हमारे केस में about.html क्योंकि सेम फोल्डर में ही है तो हमें बस फाइल का नाम लिखना है about.html। इसे सेव कर लेते हैं और हम वापस से index.html को खोल लेते हैं। ये देखिए h1 टैग के नीचे क्योंकि मार्जिन है तो मार्जिन के बाद हमें यह अबाउट मी का लिंक मिल रहा है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये मेरा अबाउट पेज ओपन हो रहा है। बैक बटन प्रेस करके हम वापस पीछे भी जा सकते हैं या हम एक और काम कर सकते हैं कि अबाउट पेज में ही होम पेज का लिंक भी हम दे सकते हैं। तो अगर हम अबाउट पेज में आ जाएं और यहाँ एक एंकर टैग क्रिएट करें और यहाँ लिख दें होम, और होम पेज का लिंक अगर हम दे दें यहाँ href एट्रीब्यूट में तो हम होम पेज में जा सकेंगे। लेकिन बात ये है कि यहाँ हमें क्या लिखना होगा, index.html। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सेव कर लेते हैं तो देखिए अबाउट पेज में हमें ये होम का लिंक मिल रहा है। इस पे अगर क्लिक करें तो हम वापस से पहुँच जाएंगे index.html यानी अपने होम पेज पे। तो अब क्योंकि हमने अपने वेबसाइट के पेजेस को लिंक करना सीख लिया है तो चलिए एक नेविगेशन बार बनाते हैं जो कि हर एक पेज के टॉप में रहेगा ताकि हम अपने वेबसाइट को ईजिली ब्राउज कर सकें। हमारा वेबसाइट फिलहाल केवल 3 पेजों का है, पहला होम पेज, दूसरा अबाउट पेज और तीसरा कॉन्टैक्ट पेज। तो हमें नैव बार में केवल 3 लिंक्स चाहिए।
तो चलिए सबसे पहले हम होम पेज में ही आ जाते हैं, index.html, और नेविगेशन बार क्योंकि वेबसाइट के टॉप में रहता है, तो बॉडी का जो ओपनिंग टैग है ठीक उसके नीचे हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे जो कि है नैव। अब नैव एलिमेंट क्या होता है? हम अपने वेब पेज में नेविगेशन से रिलेटेड लिंक्स जब भी क्रिएट करते हैं तो उसे हम नैव एलिमेंट के अंदर डालते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये हमारे वेब पेज का नेविगेशन वाला सेक्शन है। और ये इंडिकेट हम किसे करते हैं? सर्च इंजन्स को। तो यहाँ हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है, तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगा। यह लिस्ट किन चीज़ों का है? पेजेस का। तो लिस्ट के आइटम्स को डिफाइन करने के लिए हमें एल टैग का यूज़ करना होता है। अब इस एल टैग के अंदर क्या होगा? एक एंकर टैग, मतलब एक लिंक। पहला लिंक क्या होगा? होम, और इसका यूआरएल क्या होने वाला है? index.html। अब इसी एल एलिमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और 2 बार इसे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 और लिंक क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट, और इसका यूआरएल है contact.html, और तीसरा लिंक है तीसरा लिंक है कॉन्टैक्ट और दूसरा लिंक है अबाउट। ओके, तो ये बन गया हमारा नेविगेशन मेन्यू। चलिए इसे सेव करते हैं और एक बार वेब पेज में देख लेते हैं। तो देखिए पेज के टॉप में हमें 3 लिंक मिल रहा है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का। तो हमारा नेविगेशन बार उतना फैंसी नहीं नज़र आ रहा है जैसा कि हर एक वेबसाइट का नज़र आता है, तो उस पर हम काम कर लेते हैं थोड़ा। तो नेविगेशन बार को स्टाइल देने के लिए ये नैव एलिमेंट के अंदर हमारा जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करना होगा। पहले तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये जो लिस्ट आइटम वाला जो ये एलिमेंट है, ये एक के नीचे एक नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिस्ट आइटम एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पेज का फुल विड्थ कवर करते हैं। अगर ये एल एलिमेंट कितना एरिया कवर कर रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो मैं क्विकली इसे एक स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए अगर इसे बैकग्राउंड कलर असाइन करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो पहला एल एलिमेंट है रेड कलर का, उसका विड्थ 100% है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो भी होते हैं, वो वेब पेज का 100% या अपने पैरेंट का, वो जिस किसी भी एलिमेंट के अंदर हैं, और इस केस में हमारा जो एल एलिमेंट है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, यूएल एलिमेंट के अंदर है। तो यूएल एलिमेंट का जितना भी विड्थ होगा, वो पूरा विड्थ कवर कर लेगा एल एलिमेंट, क्योंकि एल एलिमेंट क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो पहले तो हमें इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एल एलिमेंट को टारगेट करेंगे स्टाइल टैग के अंदर, हम लिखेंगे एल और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो मैं लिखूंगा डिस्प्ले और इसे हम सेट करेंगे इनलाइन ब्लॉक के इक्वल। और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे हम देखेंगे जितने भी एल एलिमेंट थे वो सेम लाइन में आ गए। तो पहले तो मैं यहाँ ये जो इनलाइन सी एस एस अप्लाई किया है मैंने, इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि ये रेड कलर ना नज़र आए, जो कि अब नहीं नज़र आ रहा है। अब इस एल एलिमेंट को हम कुछ पैडिंग दे सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो मैं 10 पिक्सल का पैडिंग दूंगा और हम अपने नैव बार को बैकग्राउंड कलर भी देंगे। तो मैं नैव एलिमेंट को टारगेट करके यहाँ बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा ब्लैक। अब बैकग्राउंड ब्लैक जैसे ही हमने सेट किया, हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसके चारों ओर ब्लू कलर का बॉर्डर है। और वो कैसे आ रहा है? यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं और बॉर्डर इसे दे रहे हैं हम 2 पिक्सल का, जो कि ब्लू कलर का है। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिलीट कर लेते हैं। तो बॉर्डर तो मेरा चला गया। अब एक प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट जो है ब्लू कलर में है, जो कि ब्लैक बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये ब्लू टेक्स्ट जो है, जो लिंक्स पे नज़र आ रहा है, वो एक्चुअली एंकर टैग की वजह से आ रहा है। ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स को ब्लू कलर में शो करता है। तो इसे चेंज करना है तो हमें एंकर टैग को टारगेट करना होगा। तो मैं लिखूँगा ए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे कलर दे दूँगा वाइट। और बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स जो है वो अंडरलाइन्ड भी रहता है। ये अंडरलाइन को हटाने के लिए मुझे एक और प्रॉपर्टी सेट करना होगा एंकर टैग के लिए, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसे सेट करना होगा नन के इक्वल। इससे क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट को डेकोरेशन मिल रहा है लिंक टैग के अंदर के टेक्स्ट को, वो रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारा नैव बार थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब हम चाहें तो इसी नैव बार को बाकी सभी पेजेस में, जैसे कि about.html और contact.html में कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पूरा का पूरा नैव बार कॉपी करूँगा और उसके बाद about.html पेज में आकर के ये जो पहले से हमने पुराना वाला लिंक बनाया था उसे डिलीट कर दूँगा और यहाँ मैं नैव बार को पेस्ट कर दूँगा। और ये इंश्योर करने के लिए कि अबाउट पेज में भी नैव बार पे जो भी स्टाइल हमने अप्लाई किया है वो बिल्कुल सेम रहे index.html जैसा ही। तो इसके लिए हमें index.html से ये जो स्टाइल अप्लाई किया है हमने नैव बार पे,
इसे कॉपी कर लेना होगा और इसे भी अबाउट डॉट एचटीएमएल के हेड टैग के अंदर, हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग क्रिएट करना होगा और इस स्टाइल टैग के अंदर हमें उस सीएसएस को जिसे हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ स्टाइल टैग के बीच में मैं पेस्ट कर रहा हूँ सीएसएस को। और अब फाइल अगर सेव करें और मैं अपने होम पेज से अबाउट वाले लिंक पे क्लिक करूँ, तो ये रहा मेरा अबाउट पेज। लेकिन नेविगेशन बार अभी नीचे नज़र आ रहा है क्योंकि हेडिंग पहले है, ऊपर है। तो इसे हम कट करके नैव बार के नीचे पेस्ट कर देंगे और पेज सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए नेविगेशन बार अब कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में नज़र आ रहा है, सॉरी अबाउट डॉट एचटीएमएल में नज़र आ रहा है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल जो पेज है इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ एक एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और बॉर्डर प्लेट कोड मेरा आ गया और यहाँ नैव बार को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में पेस्ट कर लेते हैं। और सिमिलरली हम स्टाइल टैग को भी कॉपी कर लेंगे और कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में हेड के अंदर इसे पेस्ट कर लेंगे। और पेज सेव करने के बाद अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पर जाएं तो क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज में सिवाय नैव बार के और कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ नेविगेशन बार बस नज़र आ रहा है। तो अब हमारा तीनों पेज लिंक हो चुका है। अगर हम होम पे क्लिक करें तो हम होम पेज पर आ जाएंगे, अगर हम अबाउट पे क्लिक करें तो हम अबाउट पेज पर आ जाएंगे और कॉन्टैक्ट पे अगर क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ नेविगेशन के नीचे मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि दिस इज़ कॉन्टैक्ट मी पेज, ताकि देखने से पता चले। ओके, दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। फिर सेव करने पे ये रहा मेरा हेडिंग। अब कॉन्टैक्ट पेज में जो हेडिंग है उस पे कुछ स्टाइल भी अप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ H1 टैग पे जो CSS अप्लाई हो रहा है वो भी कॉपी कर लिया है इस वजह से। तो इसे अगर हम डिलीट कर दें और पेज सेव करें तो ये हेडिंग पे जो स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट के सभी पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि वेबसाइट्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम अपने वेब पेज में किसी डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कैसे शो कर सकते हैं। और वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि टेबल क्या होता है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि मैं आपको एक टेबल दिखा ही दूँ। देखिए बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमें एक टाइम टेबल मिला करता था कि मंडे को आपको कौन-कौन सा सब्जेक्ट लेकर के जाना है, ट्यूसडे को कौन-सा, थर्सडे को कौन-सा एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब डेटा को रोज़ और कॉलम में अरेंज किया जाता है तो ये जो डेटा का स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं टेबल। अब टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होते हैं, जैसे कि ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं रो। तो ये हो गया मेरा पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो एंड सो ऑन। उसी तरह से टेबल में जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम। तो ये जो अभी ब्लू कलर में हाइलाइटेड नज़र आ रहा है, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सिक्स्थ, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम एंड सो ऑन। और सेल्स किसे कहते हैं? ये हर एक छोटा-छोटा बॉक्स जहाँ हमने डेटा को लिखा है, डेटा को एक्चुअल में इंसर्ट किया है, ये हो गया हमारा सेल। तो ये टेबल सेल है। तो कोई भी टेबल इसी तरह का होता है, जो रोज़ और कॉलम्स को मिला कर के बनाया गया होता है और टेबल सेल्स के अंदर टेबल डेटा को लिखा जाता है। तो इस तरह का टेबल अगर हम अपने वेब पेज में बनाना चाहें और किसी डेटा को इस तरह से शो करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? हम अपने वेब पेज में इसी तरह का स्कूल का एक टाइम टेबल बनाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने वेब पेज में टेबल को शो करने के लिए हमें जो एलिमेंट मिलता है वो है टेबल एलिमेंट। अब इस टेबल के अंदर क्या होगा? रो होगा, टेबल रोज़। तो टेबल रोज़ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमें जो एलिमेंट मिलता है वो है टीआर। टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो जितने भी रोज़ हमें चाहिए अपने टेबल में, उतना रोज़ हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए 4 रो बना रहा हूँ और हर एक रो के अंदर हम टेबल डेटा शो करेंगे। तो टेबल डेटा को शो करने के लिए हमें जो एलिमेंट मिलता है वो है टीडी, यानी टेबल डेटा। अब टेबल डेटा एलिमेंट के अंदर हम जो कुछ भी डेटा रखेंगे वो हमारे टेबल के एक सेल में नज़र आएगा। जैसे मैं इसका नाम दे सकता हूँ डेटा 1 और इसी को मैं अगर कॉपी कर लूँ और 4 बार पेस्ट कर लूँ तो सेकंड डेटा को मैं कह सकता हूँ डेटा 2, थर्ड को डेटा 3 एंड फोर्थ को डेटा 4। और इसी डेटा को अगर हम बाकी रोज़ में भी कॉपी करके पेस्ट कर दें और वेब पेज को अगर सेव करें तो नीचे हमें एक टेबल नज़र आना चाहिए। तो ये रहा हमारा टेबल, ये जो नीचे नज़र आ रहा है। अब ये टेबल देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक सेल के चारों ओर हमें बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा है और सभी डेटा एक दूसरे से बिल्कुल करीब सटे हुए हैं, तो इसे ठीक से समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा स्टाइल दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक टेबल डेटा एलिमेंट को
हम बॉर्डर दे देंगे। इसके लिए हम आएंगे स्टाइल टैग के अंदर और टेडी एलिमेंट को टारगेट करके हम इसे बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखिए हर एक सेल के चारों ओर हमें एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसे थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं तो डेटा थोड़ा और ठीक से पढ़ पाएंगे हम। तो पैडिंग में दे रहा हूँ 5 पिक्सल का। अब इस टेबल को और बेहतर लुक देने के लिए हम टेबल का विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम स्टाइल टैग के अंदर टेबल एलिमेंट को टारगेट करें डायरेक्टली तो इसका विड्थ हम सेट कर सकते हैं 100% पर। तो अब ये एंटायर पेज का विड्थ ले रहा है। और आप एक चीज़ देखोगे कि हर एक सेल जो है, जैसे ये है, इनके बीच में इस जगह ये थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आ रहा है। इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है? इसके लिए हमें टेबल को एक सीएसएस प्रॉपर्टी देना होगा टेबल कोलैप्स का, सॉरी बॉर्डर कोलैप्स का, और इसे सेट करना होगा कोलैप्स के इक्वल। अब ये टेबल देखने में बाकी टेबल जैसा नज़र आ रहा है। तो चलिए इस टेबल को हम अपने स्कूल के टाइम टेबल में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो स्कूल के टाइम टेबल पे अगर आप देखें तो ये पहला रो जो है ये हमारे टेबल का हेडर है। मतलब टेबल का जो हेडिंग है वो इस रो में हम शो कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारा जो डेटा है ये है टेबल का बॉडी। तो इस तरह से हम टेबल के डेटा को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? वो बहुत ही सिंपल है। जो हिस्सा टेबल का हेडर है, हमारे केस में ये वाला रो जो है ये टेबल का हेडर है, तो हम इसे एक खास टैग के अंदर डाल देंगे जो कि है टी हेड, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये रो जो है वो टेबल हेडर है। और बाकी का जो हमारा डेटा है ये है हमारे टेबल का बॉडी। तो इसे हम टी बॉडी यानी टेबल बॉडी एलिमेंट के अंदर डाल देंगे। इसे सेव कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने टेबल हेड को कोई स्पेसिफिक स्टाइल देना चाहें तो वो आराम से दे सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हम टी हेड को टारगेट करेंगे और इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रे। और इसका टेक्स्ट जो है इसे हम कर देंगे वाइट, या फिर देखते हैं अगर टेक्स्ट वाइट ना करें तो क्या होता है। ओके, अब जो हमारे टेबल का हेडर है ये ग्रे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। मुझे लगता है टेक्स्ट को वाइट कर देने से ही अच्छा रहेगा। तो कलर को यहाँ सेट कर देते हैं वाइट। हाँ, अब ये बेहतर लग रहा है। अगर टेबल का वेट 100% ना रख के हम अगर 20% रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। ओके, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि हमारा टेबल सेंटर में नहीं है बल्कि लेफ्ट साइड में अलाइंड है। तो इसे सेंटर करने के लिए क्या करना होगा? हम इसे मार्जिन दे सकते हैं और मार्जिन का वैल्यू हम रखेंगे ऑटो। इससे क्या होगा? हमारा टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। अब अगर हम चाहें तो आसानी से इस डेटा को चेंज करके हम अपने स्कूल का टाइम टेबल यहाँ शो कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। मैं जल्दी से डेटा को फीड कर देता हूँ। पहले रो में मुझे लिखना है वीक डेज और उसके बाद मुझे नाम देना है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। बस ये थर्ड पीरियड से ज़्यादा आगे मैं नहीं जाऊँगा। अब देखिए कॉलम 1 में इस जगह हमें लिखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो वो हमें कैसे लिखना होगा? ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड रो, राइट? तो हर एक रो का जो फर्स्ट डेटा है वहाँ हमें लिखना होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन, इस तरह से। और उसके बाद रो 1 में हम लिख सकते हैं कि मंडे को कौन-कौन सा सब्जेक्ट हमारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जैसे साइंस, मैथ, इंग्लिश। इसी तरह से दूसरे रो में ट्यूसडे को क्या-क्या सब्जेक्ट है उसे हम लिख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, एस, एसटी। अब यहाँ मैं मनगढ़ंत सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ। ये किसी स्कूल का एक्चुअल डेटा नहीं है। वेडनेसडे कंप्यूटर, जीके, ड्राइंग। अब इसे सेव करने पे ये देखिए ये बन गया हमारा टेबल। अब आप चाहें तो इस टेबल का नाम भी दे सकते हैं, टेबल का कैप्शन भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें एक और खास एलिमेंट मिलता है जो कि है कैप्शन, और यहाँ हम टेबल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेली रूटीन। और जिस तरह से हम टेबल का कैप्शन लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पे टेबल बॉडी कब मैंने लिख दिया, ये ये टैग मैंने गलती से यहाँ शायद लिख दिया था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जिस तरह से टेबल का कैप्शन दिया जा सकता है उसी तरह से टेबल का फुटर भी दिया जा सकता है। टेबल के नीचे में आप कोई साइड नोट लिख सकते हैं। इसके लिए जो एलिमेंट हमें मिलता है वो है टी फुट, और इस तरह से टी फुट के अंदर भी हमें एक रो क्रिएट करना होगा। तो हम लिखेंगे टी आर, और इस रो के अंदर हमें केवल एक टेबल डेटा शो करना है। तो मैं केवल एक टीडी एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा और यहाँ मैं क्लास नेम दे सकता हूँ। अब इसे सेव करने पे नीचे देखिए ये टेबल फुटर तो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, ये क्लास 1 जो लिखा हुआ है वो केवल फर्स्ट कॉलम को कवर कर रहा है। तो हमें इस कॉलम के स्पैन को बढ़ाना है। मतलब ये रो जो हमने क्रिएट किया, इस रो का लेंथ कितना है? यहाँ तक। लेकिन ये जो टेबल डेटा इसके अंदर हमने क्रिएट किया
वो हमारे पास है केवल एक। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस डेटा को, टेबल डेटा को एक्सपैंड करके पूरे एंटायर रो में शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस टेबल डेटा का, इसका स्पैन बढ़ा देंगे। इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा, जो कि है कॉल स्पैन। और क्योंकि हमारे टेबल में 4 कॉलम हैं और हम चाहते हैं कि ये डेटा, ये सेल चारों कॉलम का स्पेस कवर करे, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और फिर टेबल को सेव करेंगे। तो अब देखिए, ये जो लास्ट का फुटर वाला रो है, उसका जो टेबल डेटा है, वो एंटायर रो को कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम टैबुलर फॉर्मेट में किसी भी डेटा को शो कर सकते हैं अपने वेब पेज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक मिस्टेक को सही कर लेता हूँ, वो अभी-अभी मैंने नोटिस किया। ये जो कैप्शन एलिमेंट है, ये टी हेड के अंदर नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए मैं इसे कट करके टी हेड के बाहर कर ले रहा हूँ। टेबल एलिमेंट के अंदर ये रहेगा, लेकिन टी हेड के अंदर नहीं। टेबल वाला ओपनिंग टैग जहाँ पे है, जस्ट इसके नीचे कैप्शन होगा। और अब वेब पेज को सेव कर लेते हैं, तो देखिए वापस से मेरा ये जो टेबल हेडर था, ग्रे कलर का नहीं नज़र आ रहा था, अब वापस से ये ग्रे कलर का नज़र आने लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में। अगर आपने कभी फेसबुक या गूगल में अपना अकाउंट बनाया है, तो आपको इस तरह का फॉर्म देखने को मिला होगा, जहाँ पे आप अपना ईमेल एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, फिर आप लॉगिन बटन को प्रेस करते हैं। तो ये एक एचटीएमएल फॉर्म है। एचटीएमएल फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है यूज़र से डेटा रिसीव करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इस तरह का डिजिटल फॉर्म अपने वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स को पढ़ने के लिए हम index.html पेज को छोड़ देंगे और contact.html पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे भी यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। यहाँ ऑलरेडी एक h1 टैग जो है, इसे मैं डिलीट कर लूँगा और ब्राउज़र में कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करके हम कॉन्टैक्ट पेज में आ जाएंगे। अगर मैं फ़ाइल को सेव कर लूँ, तो अब हमारा हेडिंग नज़र नहीं आ रहा है। तो अपने वेब पेज में एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक फॉर्म एलिमेंट, और इस फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम अपने फॉर्म से रिलेटेड बाकी सभी एलिमेंट्स को, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो फॉर्म कंट्रोल्स को रखेंगे। अभी हम एक ऐसा फॉर्म बनाने वाले हैं जहां यूजर अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम एंटर करके सबमिट कर सके। तो यूजर का जो फर्स्ट नेम होगा वो किस रूप में होगा? टेक्स्ट के रूप में होगा। तो हमें टेक्स्ट को एज एन इनपुट लेने के लिए जो एलिमेंट मिलता है वो है इनपुट एलिमेंट। अब इस इनपुट एलिमेंट में हमें कुछ ज़रूरी एट्रीब्यूट्स लिखने होंगे। पहला एट्रीब्यूट तो हमें चाहिए टाइप का। इस टाइप एट्रीब्यूट से हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो ये इनपुट फील्ड है, वो किस टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है। मतलब टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा ये फील्ड, नंबर एक्सेप्ट करेगा, या डेट एक्सेप्ट करेगा, या टाइम एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो क्योंकि यहाँ यूज़र को अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, जो कि टेक्स्ट के रूप में होगा, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट। अब इस पेज को हम जैसे ही सेव करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमें एक टेक्स्ट इनपुट यहाँ हमारे contact.html पेज में नज़र आ रहा है, जहाँ हम कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ये जो फॉर्म है, जिसमें केवल अभी एक फील्ड है, ये बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यूज़र इस फील्ड को देख कर के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि यहाँ पे उसे क्या एंटर करना है, अपना नाम, एज, या क्या। तो इसे और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम इसे इनपुट फ़ील्ड को एक लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हम एक प्लेस होल्डर दे सकते हैं इस इनपुट फ़ील्ड में। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्लेस होल्डर क्या होता है। मैंने अपने वेब पेज में ये जो टेक्स्ट इनपुट फ़ील्ड में ऑलरेडी लिख रखा है, इसे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ। और इनपुट फ़ील्ड में एक खास एट्रीब्यूट हम देंगे, जो कि है प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर में हम वो चीज़ लिखते हैं जो यूज़र को यहाँ एंटर करना है, इस इनपुट फील्ड में एंटर करना है। इस केस में यूज़र को यहाँ फर्स्ट नेम एंटर करना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नेम। अब पेज को सेव करने पर इस फील्ड के अंदर हमें प्लेस होल्डर के अंदर जो हमने लिखा था वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे ही हम इस इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखेंगे, हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाएगा, और जब ये एम्प्टी रहेगा तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट हमें इनपुट फील्ड के अंदर नजर आएगा। इस तरह से हम यूज़र को इंडिकेट कर सकते हैं कि यूज़र को इस फील्ड में क्या एंटर करना है। और इसी तरह से एक और तरीका है जिससे हम यूज़र को इंडिकेट कर सकते हैं कि उसे इस इनपुट फील्ड में क्या एंटर करना है, और वो है लेबल का यूज़ करके। तो हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे लेबल, और इस लेबल एलिमेंट के अंदर इस इनपुट फील्ड का एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। अब क्योंकि यहाँ यूज़र को अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम। अब हमें क्या करना होगा? इस लेबल को इस इनपुट फील्ड के साथ जोड़ना होगा, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस लेबल को इस इनपुट फील्ड के साथ एसोसिएट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो इनपुट फील्ड को हमें देना होगा एक आईडी। तो चलिए मैं इसे आईडी दे देता हूँ एफ नेम का, और लेबल के ओपनिंग टैग में आकर के यहाँ एक फॉर एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना होगा, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हमें उस इनपुट का आईडी देना है जिसके लिए ये लेबल बना है। तो इस केस में ये लेबल फर्स्ट नेम के लिए बना है, जिसका आईडी है एफ नेम।
तो मैं यहाँ लिख दूंगा एफ नेम, और इस तरह से हम इस लेबल को इस इनपुट फील्ड की ओर पॉइंट कर रहे हैं। अब इसे सेव करने पर ये देखिए लेबल और इनपुट फील्ड दोनों ही हमें नजर आ रहे हैं। अब एक और एट्रीब्यूट है जो कि है नेम, और हर एक इनपुट एलिमेंट का नेम हमें खुद से देना होता है। इस नेम के हेल्प से इस फॉर्म का जो भी डेटा है उस डेटा को ग्रैब किया जाता है। कौन ग्रैब करता है? आजकल के मॉडर्न एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट, और पहले के एप्लीकेशंस में पीएचपी। तो पीएचपी को जब भी इस इनपुट एलिमेंट का डेटा ग्रैब करना होगा तो वो इस नेम के थ्रू ग्रैब करेगा। तो इस इनपुट फील्ड का नेम हम दे सकते हैं यूजर एफ नेम। अब इसी तरह से हम एक और इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे जिसमें कि यूजर अपना लास्ट नेम एंटर कर सके। तो एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे, इसका भी टाइप होगा टेक्स्ट, क्योंकि लास्ट नेम भी टेक्स्ट ही होने वाला है। यहाँ प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर योर लास्ट नेम, इसे हम आईडी दे देंगे एल नेम, और इसका नाम हम सेट कर देंगे यूजर लास्ट नेम या यूजर एल नेम। इस इनपुट फील्ड के लिए भी हम एक लेबल क्रिएट कर लेंगे। इस लेबल का इनर टेक्स्ट हम दे देंगे लास्ट नेम, और फॉर एट्रीब्यूट में लास्ट नेम वाले इनपुट फील्ड का आईडी दे देंगे जो कि है एल नेम। यहाँ इनपुट फील्ड में मैंने आईडी का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ इसे पेस्ट कर दिया मैंने। अब पेज सेव कर लेते हैं। तो अब हमें दो इनपुट फील्ड नजर आ रहा है। अब अगर मैं पेज को थोड़ा जूम आउट करूँ या 100% पे रीसेट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही इनपुट फील्ड्स सेम लाइन में ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग लाइन में शो करना चाहते हैं तो इन दोनों इनपुट फील्ड्स के बीच में इस जगह एक ब्रेक एलिमेंट दे सकते हैं, लाइन ब्रेक एलिमेंट, जो कि है बी आर। इसका काम क्या है? लाइन ब्रेक देना। अगर आप पेज सेव करें तो अब आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करूं या जूम आउट, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही इनपुट फील्ड्स अलग अलग लाइन में नजर आ रहे हैं। ओके, तो अब यूजर चाहे तो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर तो कर सकता है, लेकिन फॉर्म को सबमिट कैसे करेगा? उसके लिए हमें एक बटन चाहिए। तो हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके लिए हमें मिलता है बटन एलिमेंट, और इस बटन एलिमेंट के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हम बटन में शो करना चाहते हैं। इस केस में हम लिखेंगे सबमिट, और इस बटन का टाइप होगा सबमिट। अब सेव कर लेते हैं पेज को। तो ये देखिए एक सबमिट बटन भी हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब एक और चीज मिसिंग है जो इस फॉर्म को कंप्लीट बनाएगा, वो ये कि फॉर्म का ये जो ओपनिंग टैग है, यहाँ हमें एक एट्रीब्यूट के जरिए ये इंडिकेट करना होगा ब्राउज़र को कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो इसके डेटा को कहाँ सबमिट करना है। तो उसके लिए जिस एट्रीब्यूट का यूज़ हमें करना है वो है एक्शन, और यहाँ इक्वल टू के बाद डबल कोट्स के अंदर हमें उस एपीआई एंड पॉइंट का लिंक देना है जिस जगह हम इस फॉर्म के डेटा को सबमिट करना चाहते हैं। और अगर मान लेते हैं आप इस फॉर्म को सेम पेज में ही सबमिट करना चाहते हैं तो फिर इसे ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि इस फॉर्म के डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, क्योंकि वो हिस्सा या तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखा के कवर कर सकता हूँ, या फिर पीएचपी सिखा करके, या फिर ऐसे किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। क्योंकि हम अभी एचटीएमएल सीख रहे हैं और एचटीएमएल खुद से यूज़र के सबमिट किए हुए डेटा को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इससे ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत है नहीं, जब तक आप एचटीएमएल सीख रहे हैं तब तक। जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब ऑफ कोर्स आप सीखेंगे कि यूज़र ने जो कुछ भी डेटा यहाँ एंटर किया है उसे कैसे हैंडल करना है। अब इस फॉर्म को सबमिट करने का तरीका भी बहुत तरह का हो सकता है। जैसे इस फॉर्म को सबमिट करते वक्त पोस्ट मेथड का यूज़ किया जा सकता है, पुट मेथड का यूज़ किया जा सकता है, या गेट मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें मेथड डिफाइन करना होगा, और मेथड को यदि हम पोस्ट के इक्वल सेट करके रखते हैं तो फॉर्म सबमिशन के दौरान जो रिक्वेस्ट होगा वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। अब गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, पुट रिक्वेस्ट क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल में हम तब सीखेंगे जब हम बैकएंड सीख रहे होंगे। तो फिलहाल हम अभी फ्रंट एंड में हैं और एचटीएमएल सीख रहे हैं, तो यहाँ हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पोस्ट क्यों लिखा जा रहा है या गेट क्यों लिखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाएगा तो यहाँ यदि हम पोस्ट लिखते हैं तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो जाएगा वो पोस्ट मेथड होगा, और सारे डेटा जो होंगे इस फॉर्म के वो यूआरएल में नज़र नहीं आएंगे। अगर हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो इस फॉर्म के सारे डेटा यूआरएल में एज स्ट्रिंग भेज दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए इस फॉर्म को सेव करते हैं, और अभी अगर हम कुछ भी एंटर करें और इसे सबमिट करें, और जब हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो देखिए हमें ये मैसेज मिलता है, दिस पेज इजंट वर्किंग। और यहाँ हमें क्या स्टेटस कोड मिल रहा है? 405। अब 405 स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है? अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिक्वेस्ट मेथड जो यूज़ किया जा रहा है हमारे इस फॉर्म में वो अलाउड नहीं है सर्वर के द्वारा। अभी हम कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं? लाइव सर्वर, और लाइव सर्वर में डेटा को पोस्ट करना अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के ओपनिंग टैग में से ये एक्शन और मेथड, ये दोनों ही चीज़ों को रिमूव कर देंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा बैकएंड हमने सेटअप नहीं किया है। बैकएंड अभी लाइव सर्वर से चल रहा है। जब हम बैकएंड सीखेंगे उस वक्त हम ठीक से सीखेंगे कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है, इस फॉर्म डेटा को जब सबमिट किया जाए तो फिर इसे हैंडल कैसे करना है।
ओके, तो मैं अब इस पेज को क्लोज कर लेता हूँ और इस पेज को दोबारा से लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं अगर इस फॉर्म को सबमिट करूँ तो देखिए कुछ नहीं होगा, बस पेज रीलोड हो जाएगा और हमें यूआरएल में कुछ नजर आएगा। क्या है देखिए, यूजर एफ नेम। देखिए यूजर एफ नेम हमने कहाँ लिखा था, उस इनपुट फील्ड का नाम हमने दिया था जहाँ यूजर अपना फर्स्ट नेम देगा, उसका नाम हमने दिया था यूजर एफ नेम, और जहाँ यूजर को अपना लास्ट नेम एंटर करना था वहाँ उसका नाम हमने दिया था यूजर एल नेम। तो यहाँ जब हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो एक्चुअली ये फॉर्म पोस्ट हो रहा है, सेम पेज में ही पोस्ट हो रहा है और गेट मेथड का यूज़ किया जा रहा है, जिस वजह से हमारा जो डेटा है वो यूआरएल में ही स्ट्रिंग के रूप में अटैच हो जा रहा है। वंस अगेन, अब इस डेटा का क्या करना है वो आप तब सीखेंगे जब आप जावास्क्रिप्ट या कोई और बैकएंड टेक्नोलॉजी को सीख रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉमन इनपुट फील्ड्स के बारे में हम सीख लेते हैं। बाय द वे, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, यहाँ मैंने जितने तरह के कॉमन इनपुट फील्ड्स होते हैं उनका लिस्ट दिखाया है। इनमें से कुछ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पासवर्ड इनपुट करते हैं किसी लॉगिन फॉर्म में तो वहाँ पासवर्ड आपको नज़र नहीं आता है, वहाँ डॉट्स नज़र आते हैं। तो वैसा कैसे होता है? तो चलिए पासवर्ड के लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक लेबल एलिमेंट बनाएंगे और इस लेबल में हम लिखेंगे पासवर्ड फॉर पास, और एक इनपुट एलिमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। इस इनपुट एलिमेंट का टाइप क्या होगा? पासवर्ड। इसका आईडी क्या होगा? पास। इसका नाम क्या होगा? यूजर पासवर्ड। आप चाहें तो अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं हर एक इनपुट एलिमेंट को, और प्लेस होल्डर में हम लिख सकते हैं एंटर योर पासवर्ड। अब इस टैग को क्लोज करने पर एंगल ब्रैकेट से सेव करें अगर हम अपने वेब पेज को, तो देखिए ये पासवर्ड वाला फील्ड भी हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो देखिए शो नहीं हो रहा है पेज में। तो जब भी आप यूजर से पासवर्ड एज एन इनपुट लें तो आपको इनपुट फील्ड का टाइप पासवर्ड सेट करके रखना चाहिए, ताकि यूजर के अगल बगल अगर कोई है तो वो ये ना देख पाए कि यूजर क्या पासवर्ड एंटर कर रहा है। मैं यहाँ एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ। अब इनपुट फील्ड का अगला टाइप सीखते हैं जो कि है ईमेल। मैंने इसी इनपुट फील्ड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है। बस मैं यहाँ पे लेबल को पासवर्ड से चेंज कर दूंगा ईमेल, और आईडी एट्रीब्यूट और फॉर एट्रीब्यूट इन दोनों को एक साथ चेंज करने के लिए यहाँ मैं क्लिक करूंगा और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ प्रेस करूंगा और इसका आईडी देते हैं ईमेल। टाइप को भी चेंज कर देंगे, हम लिख देंगे ईमेल, और नेम भी हम रख देंगे ईमेल। देखिए आप चाहें तो आईडी और नेम सेम रख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पासवर्ड की जगह प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे ईमेल। सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ आप चाहें तो अपना ईमेल एंटर कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं कोई गलत ईमेल एंटर करूं, जैसे कि ये एक वैलिड ईमेल नहीं है। अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करना चाहूं तो देखिए ये मैसेज पॉपअप हो रहा है, कह रहा है प्लीज इंक्लूड एट इन द ईमेल एड्रेस। तो एक छोटा सा चेक हो जाता है कि यूजर जो ईमेल एंटर कर रहा है वो एक वैलिड ईमेल है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड लगा के कुछ लिख दूं और फिर सबमिट करूं तो देखिए अभी ये मेरा पेज सबमिट हो गया। तो क्योंकि हमने टाइप को ईमेल सेट कर दिया है तो ऐसा भी नहीं समझना है कि यूजर जो ईमेल यहाँ पे डालेगा वो हमेशा कोई वैलिड ईमेल ही डालेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने एंटर किया है ये कोई वैलिड ईमेल नहीं है, लेकिन इसे सबमिट करने पे ये सबमिट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नोट्स में देखते हैं कि और क्या टाइप्स हो सकते हैं जो आपको बताना चाहिए। हाँ, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड फाइल्स, इस पे आते हैं। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी किसी वेबसाइट में लॉगिन या साइन अप करते वक्त इस तरह के फॉर्म में ऐसा चेक बॉक्स बटन देखा होगा, जहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए इस तरह से टिक मार्क लगाते होंगे। तो इस तरह का चेक बॉक्स कैसे बनाना है आइए देखते हैं। चेक बॉक्स भी एक तरह के इनपुट फील्ड होते हैं। तो इनपुट फील्ड में बस हमें टाइप सेट करना है चेक बॉक्स। इसका आईडी हम दे सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स, नेम भी इसे दे सकते हैं टर्म्स, और उसके बाद इसे एक लेबल देंगे और इस लेबल में हम लिख सकते हैं आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर इस लेबल के ओपनिंग टैग में फॉर एट्रीब्यूट में टर्म्स का आईडी दे देंगे जो कि है टर्म्स, और इस इनपुट फील्ड के आगे एक लाइन ब्रेक दे देंगे। अब पेज सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ये वाला चेक बॉक्स हमें मिल गया। इस सबमिट बटन क्योंकि सेम लाइन में है तो देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, यहाँ भी एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, अब सही है। अब किसी एक्चुअल फॉर्म में ये टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है ये एक लिंक होता है। तो आप चाहें तो यहाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, बस इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक लिंक के अंदर डालना होगा, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक एंकर टैग के अंदर डालना होगा, और यहाँ पे एचरेफ में हमें जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है उसका लिंक देना होगा। तो ये तो एक फेक वेबसाइट है तो यहाँ मैं हैश दे दूंगा। एक डमी लिंक किसी भी एंकर टैग में प्रोवाइड करने के लिए हम हैश देते हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन वाला टेक्स्ट जो है गायब हो गया। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट कलर को मैंने वाइट सेट कर रखा है। तो एंकर टैग का जो ये टेक्स्ट है ये वाइट कलर हमने यहाँ सेट किया है। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हमें केवल उस एंकर टैग का टेक्स्ट वाइट करना है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है। तो बस हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल
आगे लिखना है, फिर उसके बाद ए लिखना है। इससे क्या होगा, सीएसएस जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी एंकर टैग होगा उसका टेक्स्ट कलर बस व्हाइट में चेंज करेगा। बाकी सारे एंकर टैग्स का टेक्स्ट कलर डिफ़ॉल्ट कलर ही रहेगा। तो पेज को सेव करते हैं। देखिए अब टर्म्स एंड कंडीशन एक लिंक के रूप में नज़र आ रहा है। अब क्योंकि हमने यहाँ कोई प्रॉपर लिंक नहीं दिया है तो इस पे क्लिक करने से कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं खुलने वाला है। और अब बारी है रेडियो बटन्स की। इस तरह का रेडियो बटन आपने कभी न कभी किसी न किसी फ़ॉर्म में ज़रूर देखा होगा अगर आप वेबसाइट चलाते हैं तो। तो इस तरह का रेडियो बटन जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना अलाउड होता है। इस तरह का रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रेडियो बटन्स भी इनपुट फ़ील्ड्स ही होते हैं। मैं आपको एक रेडियो बटन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो एक इनपुट फ़ील्ड का टाइप अगर हम सेट कर दें रेडियो, तो ये बन जाएगा एक रेडियो बटन। ये देखिए, ये रहा मेरा रेडियो बटन। अब इस रेडियो बटन को सेलेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर हम यूज़र को मल्टीपल ऑप्शन देना चाहें और उन मल्टीपल ऑप्शन में से यूज़र को किसी एक को सेलेक्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें मल्टीपल इनपुट एलिमेंट्स को सेम नेम देना होगा। पहले तो हमने जो रेडियो बटन क्रिएट किया है, इसी का नाम दे देते हैं। तो नेम मैं रखूँगा जेंडर। मान लेते हैं हम यूज़र से ये पूछना चाहते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो एक इनपुट फ़ील्ड जो है उसका वैल्यू होना चाहिए मेल, और इसी तरह का एक दूसरा इनपुट फ़ील्ड हम क्रिएट कर लेंगे, जिसमें सब कुछ सेम रहेगा, टाइप भी सेम रहेगा, नेम भी सेम रहेगा। बस वैल्यू की जगह हम कर देंगे फीमेल, और अब इसे सेव करने पर हमें 2 रेडियो बटन मिलता है और हम इन दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ कोई लेबल नहीं है, इसलिए दोनों में से कौन-सा रेडियो बटन किस पर्पज़ से बना है वो समझ नहीं आ रहा है। तो एक लेबल के अंदर हम इन इनपुट एलिमेंट्स को रैप कर देंगे। मेल वाले इनपुट एलिमेंट को हम एक आईडी दे देते हैं, मेल रेडियो, और फीमेल वाले को आईडी दे देते हैं, फीमेल रेडियो। तो आईडी इक्वल टू फीमेल रेडियो। अब यहाँ फॉर एट्रीब्यूट में मेल रेडियो का आईडी दे देंगे और यहाँ लेबल के अंदर लिख देंगे मेल, और क्योंकि हमें रेडियो बटन पहले शो करना है, उसके बाद हमें इनपुट एलिमेंट को शो करना है, तो इनपुट एलिमेंट के बाद हम लेबल को इस जगह प्लेस करेंगे। और इसी तरह का एक और लेबल हमें चाहिए फीमेल ऑप्शन को डिनोट करने के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे फीमेल और आईडी को चेंज कर देंगे फीमेल रेडियो। अब सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए, यूज़र अब इन दो में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है, मेल या फीमेल। तो अब अगर यूज़र फीमेल को सेलेक्ट करे तो जेंडर का वैल्यू क्या रहेगा, फीमेल, और वहीं अगर यूज़र मेल को सेलेक्ट करे तो फिर जेंडर का वैल्यू क्या रहेगा, मेल। अब क्योंकि ये दोनों ही इनपुट सिमिलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बने हैं, तो हम इसे फ़ील्ड सेट एलिमेंट के अंदर भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर अगर हम ऐसा करें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि तब फिर ये थोड़ा कोड हमारा सिमेंटिक हो जाएगा। अब सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि क्योंकि ये दोनों ही इनपुट एलिमेंट्स इसलिए बने हैं ताकि यूज़र अपना जेंडर प्रोवाइड कर सके, और उसके लिए उसे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जब आपको शो करना हो तो उन ऑप्शंस को आप फील्ड सेट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम फील्ड्स का एक सेट ही बना रहे हैं, तो इसीलिए इन फील्ड्स को फील्ड सेट के अंदर रखेंगे। अब यहाँ चाहें तो हम एक लेजेंड दे सकते हैं। लेजेंड क्या है, इस फील्ड सेट का टाइटल, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं एंटर योर जेंडर, या एंटर करने के बजाय यहाँ लिख सकते हैं सेलेक्ट योर जेंडर, और इसे सेव करने पर देखिए ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया यहाँ हमारे पूरे फील्ड सेट के लिए। तो ये थोड़ा और यूजर फ्रेंडली हो गया, यूजर अच्छे से समझ पाएगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे अपना जेंडर देना है, इन दोनों ऑप्शन में से ही किसी एक को सेलेक्ट करना है। ओके, अब अगर कुछ छूट रहा है तो मैं देख लेता हूँ अपने नोट्स को। चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, फाइल्स हो गया। अच्छा, फाइल्स फाइल्स के बारे में बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमें यूजर से फाइल अपलोड करवाना है, तो फाइल अपलोड करवाने के लिए भी हमें इनपुट फील्ड का ही जरूरत होता है। बस यहाँ टाइप सेट करना होगा हमें फाइल, इसका नाम हम दे सकते हैं अपलोड फाइल, का आईडी हम दे सकते हैं सेम अपलोड फाइल, और इसके लिए हम एक लेबल क्रिएट कर लेंगे। पहले एक लाइन ब्रेक दे देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ एक लेबल क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से हम यूज़र से उसका इमेज अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, और फिर लेबल को क्लोज कर लेंगे। फाइल सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ मिल रहा है, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ एक बटन मिल रहा है चूज फाइल का। अब इस पर अगर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यूज़र यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेगा, तो जो फाइल है वो इस फॉर्म के साथ, इस फॉर्म के डेटा के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर जो भी बैकएंड टेक्नोलॉजी है उस फाइल को रिसीव कर पाएगा। बाकी जो यहाँ पे इनपुट फील्ड्स के टाइप्स दिए हुए हैं, इन्हें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट एरिया के बारे में समझते हैं। देखिए, इनपुट फील्ड में जो भी टेक्स्ट हम डालते हैं, ये एक सिंगल लाइन टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर हम एंटर प्रेस करें तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मतलब हम न्यू लाइन में नहीं आ सकते हैं। तो क्या हो अगर हमें एक ब्लॉग पोस्ट करना हो और हमें एक लंबा सा पैराग्राफ लिखना है, तो ऐसे केस में हम इनपुट फील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट एरिया का। तो एक लाइन ब्रेक के बाद यहाँ मैं
लेबल दूँगा। अब ये टेक्स्ट एरिया मैं यूज़र के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि यूज़र यहाँ पे कोई मैसेज दे सके हमें। तो इसके लिए मैं लेबल में लिखूँगा मैसेज। अब मेरा मैसेज का स्पेलिंग गलत होगा तो कंप्लेन मत करिएगा कमेंट में क्योंकि इंग्लिश में मैं बहुत वीक हूँ। नहीं मतलब बहुत वीक नहीं हूँ लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक होता है। ओके, फॉर में यहाँ लिख देते हैं मैसेज। तो अब यहाँ लेबल के बाद हम एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्रिएट करेंगे और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है इनपुट फील्ड की तरह। देखिए इनपुट फील्ड में केवल एक ओपनिंग टैग है और ये एक वॉइड एलिमेंट है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्यों? देखिए इसका जो आखिरी वाला एंगल ब्रैकेट है उसके पहले यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है। तो इससे क्या इंडिकेट किया जा रहा है कि ये जो इनपुट फील्ड है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। लेकिन टेक्स्ट एरिया के केस में ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट एरिया में हमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ही देना होता है और उसके बाद ओपनिंग टैग में हम यहाँ इसे एक आईडी दे देंगे जो कि होगा मैसेज, इसे एक नेम दे देंगे जो कि होगा मैसेज और फिर अपने कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल को हम सेव करें तो ये देखिए हमें एक टेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है। ये रहा हमारा लेबल और ये है हमारा टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया को हम कितना भी ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं और इसमें जितना भी लंबा लेख लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मैसेज नाम का लेबल है, ये टेक्स्ट एरिया के बगल में ना होकर के टेक्स्ट एरिया के ऊपर रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो यहाँ एक हम लाइन ब्रेक दे सकते हैं। अब ये बेहतर लग रहा है। अब ये टेक्स्ट एरिया का जो बॉक्स है, ये काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। अगर आप इसे चाहते हैं कि ये यूज़र के सामने बड़ा नज़र आए, ऐसा नज़र आए, तो फिर उसके लिए हमें इसका रोज़ और कॉलम्स भी सेट करना पड़ेगा। हालाँकि यूज़र के पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि वो इस टेक्स्ट एरिया के साइज़ को ऐसे घटा-बढ़ा सकता है। इस फंक्शनैलिटी को आप ऑफ भी कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र चाहे तो इसके टेक्स्ट एरिया के एरिया को बढ़ा या घटा सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही यूज़र को थोड़ा बड़ा स्पेस दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ओपनिंग टैग में कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। तो कॉल्स को मैं अगर 50 रखूँ तो देखता हूँ क्या होता है। ओके, 50 रखने पे ये इतना बड़ा दिखेगा। इसी तरह से एक और एट्रिब्यूट है जो कि है रोज़ और रोज़ क्या डिफ़ाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ लाइन्स को हमें विज़िबल रखना है इस टेक्स्ट एरिया के अंदर। मान लेते हैं मैं अगर 10 लिखूँ यहाँ पे, यूज़र को 10 लाइन्स लिखने भर का जगह यहाँ फर्स्ट टाइम लोड में ही शो होगा। तो ये था टेक्स्ट एरिया। अब आते हैं सेलेक्ट ऑप्शन पे। आपने कई बार इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा होगा जहाँ पे आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला सेलेक्ट ऑप्शन कैसे यूज़र को शो करते हैं? देखिए इसके लिए हमें जो एलिमेंट मिलता है वो है सेलेक्ट और इस सेलेक्ट एलिमेंट का भी हमें नेम देना होगा। मान लेते हैं कि ये मेन्यू हम यूज़र को अपना कंट्री सेलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं। तो मैं यहाँ इसे नेम दे सकता हूँ कंट्री और आईडी भी मैं इसे दे सकता हूँ कंट्री। अब इस सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर यूज़र को जो-जो ऑप्शंस हमें शो करना है, वो दिखाने के लिए हमें ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करना है और इस ऑप्शन एलिमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम यूज़र को वो टेक्स्ट शो करेंगे, जो हमें यूज़र को दिखाना है। मान लेते हैं हमें यूज़र को दिखाना है इंडिया, तो हम यहाँ इंडिया लिखेंगे और इस ऑप्शन के ओपनिंग टैग में हमें वो एक्चुअल वैल्यू सेट करना है, जो कि बैकएंड को सेंड किया जाना चाहिए, अगर यूज़र इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो। तो यदि यूज़र इंडिया को सेलेक्ट करे तो हो सकता है कि हम केवल IN इतना ही बैकएंड को सेंड करें, लंबा-चौड़ा नाम ना सेंड करें। इस तरह से हम और भी ऑप्शंस यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसी ऑप्शन को बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और अगर यहाँ लिखते हैं यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स तो वैल्यू में हम यहाँ लिख सकते हैं यूएस। अगर यहाँ लिखें रशिया तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या RUS। अब इस सेलेक्ट एलिमेंट को भी हमें एक लेबल दे देना चाहिए। तो लेबल यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट योर कंट्री और ओपनिंग टैग में और एट्रीब्यूट में का आईडी दे देंगे जो कि है कंट्री। अब इसे सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है जहाँ से हम इन तीनों कंट्री में से किसी एक कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ एक लाइन ब्रेक देना भूल गया, दे देते हैं BR। पेज सेव कर लेते हैं। हाँ, अब ये एक लाइन में नज़र आ रहा है सेलेक्ट योर कंट्री। अभी यहाँ देखिए हमारा जो ये फॉर्म है ये देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मतलब इसे हम और सुंदर बना सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें CSS का हेल्प लेना पड़ेगा और थोड़ा वक्त भी लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये ट्यूटोरियल HTML के लिए बना है तो मैं केवल HTML पर ही फोकस कर रहा हूँ, ना कि इसे CSS के ज़रिए इस फॉर्म को सजाने पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप अपना एक फॉर्म क्रिएट करोगे तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। जब आप CSS सीख जाओगे तो आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो ये था HTML फॉर्म। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि है सिमेंटिक HTML, जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खास टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जनरली पूछा ही जाता है। तो सिमेंटिक HTML क्या है? देखिए सिमेंटिक HTML अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर करने का एक बेहतर तरीका है। बेसिकली सिमेंटिक HTML वाला ये जो टर्म है ये आया HTML5 से और इस दौरान कई नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया जैसे कि हेडर, मेन, फुटर, नैव, असाइड एंड सो ऑन। अब इन नए एलिमेंट्स का काम था वेब पेज के अलग अलग हिस्सों को प्रॉपर तरीके से
उनका पर्पस डिफाइन करना, जैसे कौन सा हिस्सा हेडर है, कौन सा हिस्सा वेब पेज का मेन कंटेंट है, या कौन सा हिस्सा पेज का फुटर है, एंड सो ऑन। मैंने जो आपको नोशन टेम्पलेट में नोट्स प्रोवाइड किया है, यहाँ मैंने आपको कॉमन सिमेंटिक एचटीएमएल्स का लिस्ट दिया है, जहाँ इनका पर्पस अच्छे से डिफाइन किया गया है कि इन्हें कहाँ यूज किया जाना चाहिए। इन सभी को बताना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स को आप हमेशा यूज नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको मालूम हो कि कौन कौन से टैग्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये लिस्ट प्रोवाइड किया है। अब इन सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट्स में से जो कुछ एलिमेंट हैं जिन्हें हम अक्सर यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स के बारे में समझने के लिए हम अपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे और हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का लेआउट तैयार करेंगे। मतलब ये एक एक्चुअल पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं होगा, बस उसका एक ढांचा होगा। तो एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम रखूँगा मैं पोर्टफोलियो। इस फ़ोल्डर को ओपन करके राइट क्लिक करके ओपन विद कोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वीएस कोड में इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम देंगे index.html और एक एक्सक्लेमेशन मार्क देकर टैब प्रेस करेंगे तो बेसिक वेब पेज का बॉयरप्लेट कोड हमें मिल जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ऊपर पेज का हेडर होता है, बीच में मेन कंटेंट होता है और नीचे पेज का फुटर होता है, सिमेंटिक एचटीएमएल भी हमें ऐसे टैग्स प्रोवाइड करता है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पेज को सिमिलर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बॉडी टैग के अंदर हम जो पेज बनाने वाले हैं, उसके लिए हम एक हेडर सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और हेडर सेक्शन में यूजुअली कोई वेलकम मैसेज होगा, या तो फिर हो सकता है नेविगेशन बार भी हम हेडर सेक्शन में रख सकते हैं। उसके बाद बीच में हमारे पेज का होगा मेन कंटेंट और मेन कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये मेन टैग का इस्तेमाल करेंगे और पेज के एंड में होगा पेज का फुटर। अब नोट्स पे अगर हम आए तो हम देख सकते हैं कि हेडर किस लिए यूज होता है। इट टिपिकली कंटेन्स इंट्रोडक्टरी कंटेंट और नेविगेशन लिंक। तो किसी वेबसाइट का जो नेविगेशन बार ऊपर में होता है, उसे हम हेडर में रख सकते हैं। मेन में क्या चीज़ों को रखा जाता है? हेडर में जो कंटेंट है और फुटर में जो कंटेंट है और साइड बार में जो कंटेंट है, उसे छोड़ करके पेज का जो मेन कंटेंट है, उसे हमें मेन टैग के अंदर रखना होता है। फुटर में किन चीज़ों को हम रखते हैं? ये यूजुअली पेज के बॉटम में रहता है और ये मेटा डेटास कंटेन करता है, या फिर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंटेन करता है। अगर मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल देकर आपको समझाऊँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे, मुझे लगता है। देखिए, ये बूटस्ट्रैप का वेबसाइट है। यहाँ ऊपर का ये जो जगह है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पेज का हेडर है और बीच का ये जो कंटेंट है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पेज का मेन सेक्शन है। तो अगर इस तरह का पेज हम खुद बना रहे होंगे, तो इस जगह हम जो भी कंटेंट रखेंगे, उसे हमें आइडियली हेडर एलिमेंट के अंदर रखना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हमारे वेब पेज के हेडर का कंटेंट है। और पेज में बीच में जब हम कुछ लिखेंगे इस जगह, तो हमें इसके कंटेंट को मेन एलिमेंट के अंदर रखना चाहिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि मेन एलिमेंट के अंदर का जितना भी कंटेंट है, वो पेज का मेन कंटेंट है। इस पेज में हमें एक साइड मेन्यू भी नजर आ रहा है। इस तरह का साइड मेन्यू जिस सिमेंटिक एचटीएमएल टैग के अंदर रखा जाता है, वो है असाइड टैग। और आजकल आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, तो पेज में नीचे जब आप स्क्रॉल करके जाएंगे, तो सबसे नीचे आपको इस तरह का एक सेक्शन नजर आएगा। ये है हमारे पेज का फुटर। तो इसी सिमिलर वे में, जिस तरह से ये बूटस्ट्रैप का वेबसाइट स्ट्रक्चर्ड है, इसी सिमिलर वे में हमें किसी भी वेब पेज को डिजाइन करना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स जैसे कि हेडर, मेन, फुटर, ये सभी टैग्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर सही तरीके से तैयार कर सकें। इसका फायदा क्या होगा? एक फायदा तो ये कि डेवलपर अच्छे से पेज के कंटेंट को कैटेगराइज कर सकता है कि कौन सा हिस्सा हेडर का है, कौन सा हिस्सा मेन का है, कौन सा हिस्सा फुटर का है। इससे ये थोड़ा डेवलपर के लिए रीडेबल बन जाएगा पेज। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स का यूज करने का, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये सिमेंटिक टैग्स बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि सर्च इंजन जब हमारे वेब पेज पर स्क्रॉल करेगा, तो वो इन टैग्स के जरिए ये अंदाजा लगा सकता है कि हमारे पेज का मेन सेक्शन कहाँ पे है और उस मेन सेक्शन में किन टॉपिक्स पर बात किया गया है, और उसके हिसाब से हमारे पेज को सर्च इंजन रैंकिंग दे सकता है और वो हमारे वेब पेज के अलग अलग हिस्सों का सही तरीके से मीनिंग निकाल सकता है। क्योंकि सर्च इंजन कोई इंसान तो होता है नहीं, तो इसीलिए सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कोड है वो थोड़ा और अंडरस्टैंडेबल बन जाए, दोनों ही के लिए, मशीन्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। आई होप कि मैंने ठीक से आपको समझाया है कि सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वेब पेज में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पोर्टफोलियो वेबसाइट का लेआउट तैयार करते हैं। मैं लाइव प्रीव्यू देखने के लिए इस पेज को लाइव सर्वर में ओपन कर लूंगा। अब इस हेडर के अंदर हम एक नैव बार क्रिएट करेंगे। इस नैव बार के अंदर होगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट
और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम्स होंगे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, जैसा कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में किया था। पर उस दौरान हमने एचटीएमएल टैग्स को क्रिएट करने के लिए लिटरली टाइप किया था। पर हम चाहें तो शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक नैव एलिमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा नैव, और इसके अंदर मुझे चाहिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो एक एंगल ब्रैकेट दे करके मैं लिखूंगा यूएल, और इसके अंदर मुझे चाहिए लिस्ट आइटम तो मैं लिखूंगा एल आई, और लिस्ट आइटम मुझे चाहिए 3 तो मैं लिखूंगा 3। और फिर अगर हम टैब प्रेस करें तो ये देखिए नैव एलिमेंट के अंदर हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हुआ, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें 3 एल आई एलिमेंट मिल रहा है। तो इस तरह से शॉर्टकट का इस्तेमाल करके टैग जनरेशन को आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ लिख दूंगा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अभी देखिए एक चीज़ मैं भूल गया, इन लिस्ट आइटम्स के अंदर मुझे एंकर टैग चाहिए था, तो मैं इन लिस्ट आइटम्स को डिलीट कर लूंगा, और फिर से मैं शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके एल लिखूंगा, और इसके चिल्ड्रन के रूप में मुझे चाहिए एक एंकर टैग, और इस तरह के लिस्ट आइटम मुझे चाहिए 3। अब टैब प्रेस करते हैं तो अब ये तीनों लिस्ट आइटम्स के अंदर एंकर टैग भी मुझे मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा होम, सॉरी होम नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि होम पेज तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही होने वाला है। और यहाँ लिख दूंगा होम, फिर ये होगा मेरा अबाउट पेज, और इसका लिंक होगा अबाउट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, और एच में लिखूंगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। इसे सेव कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये मेरे पेज का हेडर बन गया। अब आते हैं मेन सेक्शन पे। स्टाइलिंग पे भी हम जाएंगे, पहले मेन सेक्शन में किन किन चीज़ों को होना चाहिए उसे थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं। अब मेन सेक्शन में, क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो मेन सेक्शन में सबसे पहले तो मैं एक सेक्शन क्रिएट करूंगा, और सेक्शन भी एक सिमेंटिक एचटीएमएल टैग है जो पेज में अलग अलग सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और हर एक सेक्शन का भी अपना हेडर, अपना मेन कंटेंट और अपना फुटर हो सकता है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया, ऐसा मैं एक्चुअली नहीं करूंगा। बस मैं यहाँ एक हेडिंग दूंगा जो कि होगा एक एचटीएमएल एलिमेंट। अब ये जो सेक्शन है यहाँ मैं अपने बारे में कुछ लिख सकता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, तो यहाँ मैं अपना नाम ही लिखूंगा, और उसके बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैं अपना बायो दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं करने वाला। मैं बस यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, लोरेम 20 लिख करके मैं टैब प्रेस करूंगा, और ये रहा एक डमी पैराग्राफ। अब मेन के अंदर और भी कई सेक्शन हो सकते हैं, हम चाहें तो हर एक सेक्शन के ऊपर एक कमेंट भी दे सकते हैं। अब क्योंकि ये सेक्शन मैंने क्रिएट किया है अपना बायो देने के लिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बायो, और उसके बाद मैं एक सेक्शन क्रिएट करूंगा जहाँ मैं लिखूंगा अपने एक्सपीरियंस को, और फिर एक सेक्शन एलिमेंट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा एक्सपीरियंस, और इस हेडिंग के नीचे इस जगह मैं अपने एक्सपीरियंसेस को लिखूंगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जितने सेक्शंस हमने क्रिएट किए हैं उन्हें स्टाइलिंग दे देते हैं, ताकि आप विजुअली देख पाएं अपने वेब पेज को। सबसे पहले तो नेविगेशन बार को सही करते हैं। यहाँ हेड के अंदर हम एक स्टाइल टैग क्रिएट करेंगे, और नैव के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसे हम टारगेट करेंगे, और लिस्ट स्टाइल टाइप को हम सेट कर देंगे नन के बराबर। इससे क्या होगा, वो जो बुलेट पॉइंट्स हमें नजर आ रहा था वो सब गायब हो जाएगा। फिर नैव के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो एल आई एलिमेंट है उसे हम टारगेट करेंगे, और इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमें चेंज करना है। इसे हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। मुझे लगता है हमारा वेब पेज जूम्ड इन है, तो इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, रीसेट कर लेते हैं। मुझे लगता है कुछ डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन भी पेज पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार देके मार्जिन और पैडिंग 0 कर लेते हैं। मार्जिन पैडिंग 0, पेज सेव करते हैं। हाँ अब सही है। नैव एलिमेंट को हम टारगेट करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। अब अगर हैश लिख के मैं एफ 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 लिखूं तो ये एक कलर पिकर मुझे नजर आएगा। इस पे अगर हम हवर करें तो वीएस कोड हमें एक कलर सेलेक्टर देता है। यहाँ से बैकग्राउंड में हमें जो भी कलर लगाना है वो कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये ग्रे कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेज सेव कर लेते हैं। ये आ गया बैकग्राउंड कलर। अब लिस्ट आइटम को पैडिंग दे देते हैं हम, जो कि होगा 10 पिक्सल, और नैव एलिमेंट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर टैग है का कलर हम कर लेंगे व्हाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन हम रखेंगे नन। अब देखिए होम तो व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन अबाउट और कॉन्टैक्ट नहीं नजर आ रहा है व्हाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने गलती से ये जो अबाउट वर्ड है एंकर टैग के बीच में नहीं लिखा है, और ये कॉन्टैक्ट वर्ड भी मैंने एंकर टैग के बीच में नहीं लिखा है। तो इसे सही कर लेते हैं, पेज सेव कर लेते हैं। ओके अब सही है। अब हम अपने मेन सेक्शन को टारगेट करेंगे, तो इसे मैं क्लास दे दूंगा बायो सेक्शन, और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को मैं क्लास दूंगा एक्स सेक्शन। अब आप यहाँ पूछ सकते हो कि यहाँ मुझे आईडी देना चाहिए था, लेकिन मैं क्लास दे रहा हूँ क्यों? क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो किसी भी एलिमेंट का आईडी प्रोवाइड करना एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। जनरली आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादातर एलिमेंट को आप क्लास ही प्रोवाइड करें, ताकि इससे क्या होगा कि आप सेम क्लास किसी भी दूसरे एलिमेंट में यदि अप्लाई करने का डिसाइड करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस उसका क्लास नेम चेंज करना होगा। पर ऐसा नहीं हो पाएगा अगर आप आईडी को टारगेट करके किसी एलिमेंट को स्टाइल दे रहे हैं तो। इसलिए हमेशा प्रेफर करिए कि किसी भी एलिमेंट को स्टाइल देना हो तो उसे क्लास आप असाइन करें, और उस क्लास को टारगेट करके उस पर स्टाइल अप्लाई करें।
ताकि आपका सीएसएस कोड रीयूज़ किया जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो। तो यहाँ मुझे बायो सेक्शन को टारगेट करना है, तो मैं बायो सेक्शन लिख रहा हूँ यहाँ और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस सेक्शन को मैं दे दूँगा पैडिंग 20 पिक्सल का। इसे मैं बैकग्राउंड कलर भी दूँगा और इसके लिए एक डिफरेंट कलर हमें चुनना है, तो कलर पैलेट अगर मेरा नज़र आए तो पेज सेव कर लेते हैं। हम चाहें तो पैडिंग बढ़ा भी सकते हैं। ये हो गया मेरा बायो सेक्शन। अब इसी तरह से एक्सपीरियंस सेक्शन को भी हम टारगेट कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेंगे। और अगर हम हेडिंग और पैराग्राफ्स के बीच में मार्जिन चाहते हैं तो हम हेडिंग एलिमेंट्स को मार्जिन बॉटम दे सकते हैं। देखते हैं 20 पिक्सल कैसा रहेगा। ओके, कुछ नहीं बदला, इसलिए क्योंकि यहाँ हमने H2 का इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ टारगेट हम कर रहे हैं H1 को, तो इसे चेंज कर देना है H2। इसी तरह से हम बाकी सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ दिखाना है अपना प्रोजेक्ट, तो यहाँ एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन हो जाएगा। यहाँ क्लास में चेंज कर दूंगा प्रोजेक्ट सेक्शन और यहाँ हम प्रोजेक्ट सेक्शन को टारगेट कर लेंगे। स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। अब प्रोजेक्ट सेक्शन में हो सकता है कि हम कार्ड्स को शो करें और अलग अलग कार्ड्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ प्रोजेक्ट कार्ड्स। हो सकता है आगे जाके हम इसे बनाएं, या फिर बनाए क्या, चलिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं और चैट जीपीटी को कहते हैं कुछ कार्ड्स हमें बना करके देने के लिए। तो चलिए चैट जीपी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आई एम अ वेब डेवलपर, आई एम क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, कोड कार्ड्स फॉर शोइंग माई प्रोजेक्ट्स इन HTML एंड इनलाइन CSS। एंटर करते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी हमें किस तरह कार्ड बना करके देता है। हो गए, इनलाइन CSS तो नहीं है, स्टाइल टैग के अंदर CSS है और एक चीज़ मिसिंग है, इस कार्ड में कोई थंबनेल इमेज नहीं है। तो इसे फिर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपडेट द कोड एंड इंक्लूड अ थंबनेल इमेज एट द टॉप ऑफ द कार्ड। अभी भी एक प्रॉब्लम है यहाँ तो उसमें ये जो इमेज दे रहा है ये हार्ड कोडेड इमेज है। यहाँ मुझे एक प्लेस होल्डर इमेज शो करना है। अपडेट द कोड एंड प्रोवाइड डमी प्लेस होल्डर इमेज लिंक ऑल्सो। तो इस कार्ड को आप कॉपी कर लेते हैं और इसके लिए जो CSS है इसे भी कॉपी कर लेते हैं और स्टाइल टैग के अंदर इसे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिजाइनिंग में वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ बस मुझे आपको एक आइडिया देना है कि किस तरह से सिमेंटिक HTML टैग्स का यूज़ करके आपको वेब पेज को डिज़ाइन करना है। ओके, तो ये हमारा कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है जो चैट जीपीटी ने डिज़ाइन किया है। यहाँ एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वो ये कि कोड कार्ड, ये वाला जो कार्ड है, ये जो कार्ड है इसमें मुझे लगता है कि कोई पैडिंग इसने दिया है जो कि नहीं होना चाहिए। तो हाँ, मैं सही था, कोड कार्ड में ये 20 पिक्सल का पैडिंग अप्लाइड है, जिसकी वजह से इमेज के चारों ओर हमें गैप नज़र आ रहा है। इसे रिमूव कर देते हैं और जो कार्ड बॉडी है, ये हिस्सा जो है यह है कार्ड का बॉडी, इसे हम एक डिव में डाल देंगे और ये हो जाएगा मेरा कार्ड बॉडी। तो इसे क्लास देंगे कार्ड बॉडी का, फिर इस क्लास को टारगेट करके इसे हम पैडिंग दे सकते हैं 20 पिक्सल का। पेज सेव कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये कार्ड जो है ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो इस तरह के अगर और भी कार्ड चाहिए तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेव कर लेते हैं। अभी ये सभी कार्ड एक के नीचे एक आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एक के बाद एक नजर आए हॉरिजॉन्टली। तो अगर इन सभी कार्ड को हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन सभी को एक डिव के अंदर डाल देंगे और उसे बना दूंगा मैं एक फ्लेक्स बॉक्स। और फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ मैं एक डिव क्रिएट करूंगा और इसे मैं क्लास दे दूंगा कार्ड कंटेनर। फिर इस कार्ड कंटेनर को हम टारगेट करेंगे और डिस्प्ले को हम सेट कर देंगे फ्लेक्स। बाकी ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं जो को पायलट ने सजेस्ट किया, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं और सभी कार्ड को इस डिव के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ जो क्लोजिंग टैग है डिव का, इसे मैं कट करके सभी कार्ड्स के बाद पेस्ट कर दूंगा। इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए अब मेरा कार्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गया। तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को शो कर रहा हूँ। अब देखिए इस वेबसाइट को कहीं ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है देखने में, लेकिन उसके लिए CSS ठीक से आना चाहिए। इसलिए मैं और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि आपके लिए फिर समझना मुश्किल होगा। अब मेन सेक्शन के बाद आता है हमारा फुटर। तो फुटर में हम जनरली हर वेबसाइट में लिखा हुआ देखते हैं ऑल राइट्स रिजर्व। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2024 प्रेम सागर ऑल राइट्स रिजर्व। तो ये एंड कॉपी और उसके बाद फिर जो ये सेमी कॉलन दिया हुआ है ये इसी मकसद से बना है। ये हमारे वेब पेज में कॉपीराइट वाला जो साइन होता है ना उसे शो करेगा। एक बार पेज सेव कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये C जो आ रहा है ना छोटा सा यहाँ नीचे, ये किस वजह से आ रहा है, ये एंड कॉपी और फिर सेमी कॉलन जो दिया हुआ है उसके वजह से आ रहा है। फुटर में हम अपने सोशल मीडिया लिंक्स का हैंडल भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स।
और इन लिंक्स को हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाल सकते हैं, जैसा हमें को-पायलट सजेस्ट कर रहा है। देखिए पहला लिंक है ट्विटर का, दूसरा फेसबुक का, तीसरा इंस्टाग्राम का। यहाँ पे एक लिंक्डइन का लिंक भी होना चाहिए था। अब ये जो एचरेफ में लिंक दिया गया है, यहाँ हम चाहें तो सही-सही लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हम बस समझने के लिए इस वेब पेज को बना रहे हैं। इस पेज को सेव कर लेते हैं। तो देखिए फुटर में नीचे अब ये सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक हमें नज़र आ रहा है। फुटर का स्टाइल अगर थोड़ा-सा हम सुधारना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फुटर को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे और इसमें टेक्स्ट का कलर व्हाइट सेट कर देंगे। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देंगे और इसे पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल का, या फिर इसे बढ़ा करके 40 पिक्सल भी कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर तो अप्लाई हो गया फुटर में। अब यहाँ जो सोशल मीडिया लिंक्स का हैंडल है उसे फिक्स कर लेते हैं। फुटर के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप हमने नन सेट कर दिया है, ताकि ये जो बुलेट पॉइंट्स है ये ना नजर आए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ भी हम फ्लेक्स सेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं ये सभी इनलाइन एलिमेंट्स में चेंज हो जाएंगे, जिससे कि ये लिंक एक के नीचे एक जो नज़र आ रहा है वो सब एक लाइन में नज़र आएगा। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से सभी लिंक सेंटर में नज़र आएंगे और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल से नीचे जो कॉपीराइट वाला मैसेज है उससे सोशल मीडिया लिंक्स के बीच में गैप आ जाएगा। सेव कर लेते हैं। अब हर एक एलाई एलिमेंट के बीच कोई गैप हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम फुटर में जो यूआर एलिमेंट है उसके अंदर जो एलाई एलिमेंट है उसे मार्जिन देंगे। ये मार्जिन के बाद पहला ज़ीरो जो लिखा है ये टॉप और बॉटम मार्जिन का वैल्यू 0 सेट कर रहा है, और दूसरा जो ये 10 पिक्सल लिखा हुआ है ये राइट और लेफ्ट मार्जिन 10 पिक्सल पे सेट कर रहा है। और पेज सेव करने पे ये देखिए सभी लिंक्स के बीच 10 पिक्सल का गैप हमें नज़र आ रहा है। इन लिंक्स का कलर भी अगर व्हाइट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो चलिए उसे भी टारगेट कर लेते हैं। इसका भी टेक्स्ट का कलर हमने व्हाइट सेट कर दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिया ताकि ये अंडरलाइन ना नज़र आए। सेव कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा फुटर। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना नहीं था, बल्कि आपको ये दिखाना था कि हम सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करके किस तरह से अपने वेब पेज को सही ढंग से स्ट्रक्चर दे सकते हैं। यहाँ देखिए हमने अपने पेज को 3 हिस्सों में बाँटा, हेडर, मेन और फुटर। हेडर में हमने उन चीज़ों को रखा जो हमारे पेज का मेन कंटेंट नहीं है, लेकिन नेविगेशन के दौरान काम आएगा। तो इसे पेज के टॉप में होना चाहिए, इसलिए इसे हमने हेडर में रखा अपने नेविगेशन बार को। पेज में जो मेन कंटेंट था, जिसे कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में नज़र आना चाहिए, उन सभी चीज़ों को हमने मेन सेक्शन में रखा, और फुटर में हमने उन चीज़ों को रखा जो कि ना मेन कंटेंट है और ना ही उसे हेडर में रहना ज़रूरी है, पर फिर भी अगर कोई चाहे हमसे कांटेक्ट करना तो उस तरह के डिटेल्स को हमने फुटर में डाला है। तो इस तरह सिमेंटिक एचटीएमएल का इस्तेमाल करके हम अपने पेज को प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि सिमेंटिक एचटीएमएल का क्या काम है। तो अब मुझे लगता है कि एचटीएमएल में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें मैंने कवर कर लिया है। यहाँ हम ट्यूटोरियल के एंड में आ चुके हैं, तो यहाँ मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। पहला ये कि आपको इन एचटीएमएल टैग्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो आप रोज़ इन टैग्स का इस्तेमाल करोगे। इतनी बार करोगे कि आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना होगा। दूसरा सजेशन ये कि आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, उसे एक बार खोल करके पढ़ लेना चाहिए, और आगे कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उस नोट को रेफ़र करना चाहिए। तीसरा, कि जो चीज़ें मैंने कवर नहीं की हैं नोट्स में, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपको होता है, तो आपको सीधा एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना चाहिए, और किस टैग का क्या काम है वहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चौथा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसे कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस कोड, तो चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन करेगा। और अगला टिप ये कि अभी एआई आ गया है, तो हर कोई डरता है कि वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर अब है भी या नहीं है, क्योंकि एआई तो सब काम कर ही दे रहा है, तो फिर वेब डेवलपर का क्या ज़रूरत है? जैसा हमने देखा भी, एआई से हमने कहा, चैट जीपीटी से हमने कहा कि कार्ड बना करके दो, तो उसने कोड करके दे भी दिया। लेकिन देखिए वेबसाइट बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे केवल एक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, जो कि अभी भी एआई के दायरे के बाहर का काम है। और अभी भी क्या, मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में भी एआई इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ एआई में पहला वर्ड ही है आर्टिफिशियल, वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब मैंने आपने जो कुछ भी इंटरनेट में आज तक लिखा है, जितने भी यूज़र्स हैं, उन्होंने इंटरनेट में जो कुछ भी लिखा है, उसे ही पढ़ के, उसी नॉलेज के आधार पे एआई हमें हमारे सवालों का जवाब देता है। उसके पास जो नॉलेज है, वो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया ही नॉलेज है। खुद ब खुद एआई अपने नॉलेज को बढ़ा नहीं सकता है। थोड़ा बहुत इम्प्रूव ज़रूर कर सकता है,
लेकिन हमारे जैसा नहीं। एआई हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, सीखिए, समझिए चीज़ों को, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, नोड। और अगर डेटाबेसेस की बात करूँ तो मोंगोडीबी या माईएसक्यूएल या पोस्टग्रेसएसक्यूएल डेटाबेसेस को सीखिए। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनिए। एआई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप चीज़ों को समझ कर काम करते हैं तो। ओके, आप यहाँ तक आए तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि इस वीडियो ने आपको कोई हेल्प प्रोवाइड किया या नहीं किया? कोई प्रॉब्लम आया तो वो भी ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर करिए। अगर हो सके तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा ताकि यूट्यूब और भी लोगों को इस वीडियो को रिकमेंड करें। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।